सपना मुझे लगता है कि भारत के हर बच्चे के दिल में होता है। जब छोटे होते हैं ना, तो क्योंकि आप इनोसेंट होते हैं तो सपने देखना आसान होता है। सबसे पहला है कि शर्माना कम करना पड़ेगा, नई चीज़ें करो, बेशरम बन जाओ। हम शायद पहले इंडिया के बजट होटल ब्रांड नहीं थे। आपकी तो पूरी इंडस्ट्री में हर किसी का फियर ही था, करेक्ट, कस्टमर का भी, प्रोवाइडर का भी, टीम का भी। मैं भी, मेरे से भी गलती हुई। अब पीछे से एक बड़े मल्टी बिलियन डॉलर फंड में किसी का न्यूयॉर्क से फ़ोन आया और वो कहते कि आपकी इतनी $1 मिलियन का वैल्यूएशन, इतना $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट। इधर मेरी सच्चाई है कि मतलब एक टैंक से दूसरे टैंक पानी लेकर के जाओ कि कस्टमर को पानी पहुंचाओ, और ये दूसरी तरफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हैं। मैं जब 11वीं-12वीं में कोटा में था, दिन भर चाय पीते हैं और फैन डुबो के उसे खाते रहते। जब मैंने देखा पहली बार की ट्रेन में ग्वालियर से दिल्ली आने का रास्ता, पहली बार मैंने देखा कि ज़मीन में सोना पड़ रहा है किसी दिन, पहली बार मैंने देखा कि जब लोग कह रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। 12th फेल मूवी के अंदर में आपने देखा होगा, गौरी भैया कहते हैं कि अगर हम में से किसी एक की जीत होगी तो वो सबकी जीत होगी। बड़ा सोचने का कोई कॉस्ट नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता, $0 ओनली, $0 ओनली। शार्क टैंक में जाने का मेरा जो एक बड़ा कारण था, तो वहाँ से धोबी वाले बड़े लोग आ गए। उन्होंने कहा कि तुम बचपन में जो है हमारे यहाँ पे ठेले में आके इस्त्री कर दिया करते थे लोगों का और हमसे पैसे मांगते थे, आधा आधा शेयर करेंगे बोलकर। शार्क टैंक में आपके अलावा आपका और फेवरेट शार्क कौन? आई थिंक नमिता इज अ पर्सन विद अ गोल्डन हार्ट। उनके आसपास में माहौल अच्छा बना रहता है। आप ऑफ कैमरा किस तरह की बातें होती हैं आप सबके बीच में? और मतलब इट इज़ एग्जैक्टली जैसे टेलीविजन में होता है, यानी कि पहली बार हमें कंपनी में पता चलता है जब वो दरवाज़ा खुलता है। रितेश, फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म वेलकम टू आवर शो, सो गुड टू हैव यू। और दो चीज़ें मुझे आपकी पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं। पहली ऑफ कोर्स जो हर किसी को लगती है, आपकी जर्नी, जैसे एक छोटे शहर से बड़े सपने लेके व्हाट यू हैव अचीव्ड इन लाइफ इज़ वेरी इंस्पायरिंग। एंड दूसरी चीज़ कि यू आर ऑलवेज रेडी टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस। आप पॉडकास्ट में जाते हो, आप इंटरव्यूज़ देते हो, आप कंटेंट भी बना देते हो जब आपके पास कोई थॉट आता है शेयर करने को। सो जिसने कोई जर्नी कवर की होती है उसके एक्सपीरियंसेस बहुत वैल्यूएबल होते हैं दूसरों के लिए जो उस सफ़र पे चलना चाहते हैं। सो थैंक्स फॉर व्हाट यू आर डूइंग, एंड ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन हु लिसन्स टू यू, it actually means a lot. Yes. You are inspiration to so many people, including us, of course. And thank you for coming. थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं तो बड़े दिनों से इंतजार में था कि कब मुझे मौका मिलेगा आप लोगों से बात करने का। पर देखिए, जैसा आपने बताया, मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो एक तरीके से जो आप लोग कर रहे हैं उसका फ्रैक्शन है। नेचुरली आप लोग अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, लोगों को अपनी जर्नीज़ में बेहतर बनने का मौका दे रहे हैं। तो मैं भी जब अपनी कंपनी की शुरुआत कर रहा था, उससे पहले जब एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे ऐसा सोच भी रहा था, तब तो एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड शायद इतने अच्छे से नहीं आता था, पर ये पता था शायद खुद का कुछ करने का दिल है। तो उस समय मैं जब न्यूज़ में पढ़ता था, जो भी अलग अलग न्यूज़पेपर्स होते थे, टेक क्रांच, जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे स्टार्टअप्स के बारे में बताया जाता है, मैं देखता था वहाँ पे तो हर ही इंसान की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। आप सोचिए, स्टार्टअप का इंस्टाग्राम टेक क्रंच होता था। इंस्टाग्राम में जैसे आप देखिए तो सबकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, वैसे ही टेक क्रंच में हर स्टार्टअप बढ़िया चल रहा था। और मैं सोचता था सारी तकलीफ शायद मेरी ही ज़िंदगी में चल रही है। बाद में जब हमारी कंपनी ठीक हुई तो पता चला कि सबकी ही सिचुएशन वैसी ही होती थी। तो मैं जब कंटेंट बनाता हूँ या कोशिश करता हूँ कि अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ, मैं यही कहने की कोशिश करता हूँ कि आपकी कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी तकलीफ का सिचुएशन हो, वो मोमेंट्री है, वो बदलेगा ज़रूर अगर आप उस जर्नी में लगे रहें। कई बार क्या होता है, मैंने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत हाईली टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर्स, शायद उनमें ऐसा इंटेलिजेंस हो, शायद मतलब बाकी लोगों से बहुत आगे। जैसे हम तो यूनिवर्सिटी ही नहीं गए, तो कई लोग तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख के निकलते हैं। मुझे लगता है हाईली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में एक यूनिक चीज़ होती है कि वो गिव अप नहीं करते हैं। वो मतलब लगे रहते हैं। आज हम आपसे बात करते हैं, आपने 2012 में वीडियो बनाना शुरू किया। 2012 में मतलब रिलेटेबल ही नहीं था कि आप कंटेंट बना रहे हैं, पर क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया, आज यहाँ पे मेरे हिसाब से कई और लोग होंगे जो शायद 2012 में कंटेंट बना रहे थे, पर उन्होंने गिव अप कर दिया। उन्होंने कहा 2 साल किया, 3 साल किया, नहीं बन पाया तो हमने छोड़ दिया। मुझे लगता है फंडामेंटली टू एंश्योर कि लोग गिव अप ना करें, एंड देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, वो मेरा ब्रॉडर मैसेज होता है जो मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी लोगों से बात करूँ ये कहने की कोशिश करूँ। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है
कि इनफैक्ट मुझे याद आ गया कि 2012 में कुछ लोग इसलिए गिव अप कर गए कि अभी टाइम आया नहीं है, और कुछ लोग 2022-23 में गिव अप कर गए कि शायद अब बहुत कंपटीशन हो गया है. सो पीपल हैव कम एंड पीपल हैव लेफ्ट फाइंडिंग अ रीजन कि क्यों गिव अप करना है, वर्सेस जिन लोगों ने रीजंस ढूंढे सस्टेन करने के. एब्सोल्युटली. कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं. अरे वाह, तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई. और ये देखिए बहुत जरूरी है, ये सिर्फ कंटेंट के लिए ही नहीं, जिंदगी की हर सिचुएशन पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में रिलेटेबल होता है. प्रोफेशनल में मैंने देखा है कि बिजनेस में हम जब होटल इंडस्ट्री में आए तब बहुत सारी कंपनीज बजट मार्केट में कोशिश कर रही थी अपना बिजनेस बनाने के लिए. हम शायद पहले इंडिया के बजट होटल ब्रांड नहीं थे, पर क्योंकि हमारे अंदर बिलीव था कि ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, वी आर एबल टू मेक अ डिफरेंस. आजकल आप देखिए राइड हेलिंग में नई ब्रांड्स आ गई हैं जो 2-3 साल पुरानी हैं, कितनी बड़ी हो गई है. सो इट डजंट मैटर आप कब आ रहे हैं, अगर आपके पास वैल्यू एडिशन है कस्टमर को देने के लिए, मैं तो भरोसा करता हूँ कि आप हमेशा रिलेवेंट हैं. रितेश, अगर आपके अर्ली स्टेज पे जाएं तो आपने ना बहुत सारे एक्सपोजर्स खुद को दिए, फ्रॉम सेलिंग सिम कार्ड्स, या फिर घर से 10th के बाद निकल जाना फॉर अ पर्पस, या फिर कोडिंग सीखना खुद से, बुक लिखना. तो कई एक्सपोजर्स आपने लिए. मेरी ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट मेरी ऑडियंस उन्हीं लोगों की है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं, बट क्लैरिटी नहीं है, गाइडेंस नहीं है, डायरेक्शन नहीं है. सो आपके एक्सपीरियंस से कोई टॉप 5 एडवाइसेस और मे बी 5 एक्शंस और मिस्टेक्स, कोई ऐसी चीज़ें जो उनके लिए कंसोलिडेटेड एडवाइस बन जाए. देखिए सबसे पहले तो ये चाह जो आपने बताई कि मुझे कुछ नया करने का दिल है, मुझे कुछ बड़ा करने का दिल है, मेरे माता पिता मेरे बारे में अच्छा सोचें, मुझे लगता है वो इंटेंट 50% बैटल आपको जिता देती है. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शुरुआत इस चीज़ से करते हैं कि मेरे से तो नहीं होगा, मैं क्यों करूं. तो मुझे लगता है अगर आप वो नकारात्मक सोच से चालू करेंगे तब तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं. तो अगर आप पॉजिटिव माइंडेड ये सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है, आप कैसे करना है उस पर बताइए, तो उनकी तो मदद की जा सकती है. मेरे हिसाब से मैं जो आपने बताया 5 चीज़ें, मैं उसमें सबसे पहली चीज़ कहूँगा कि आपका इंटेंट पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए. अगर आप शुरुआत इस चीज़ से करेंगे कि नहीं हो पाएगा, चैलेंजेस हैं, तब तो 100% चांस है कि नहीं होगा. अगर आप ये सोचेंगे कि पक्का होगा, तब शायद 50% चांस है. और ज़िंदगी में बिटवीन 50% चांस एंड 100% चांस, आप तो 50% मतलब 50% एंड 0% चांस, आप तो हमेशा 50% चांस की कोशिश करेंगे. तो मुझे लगता है वो सबसे पहला है कि बिलीफ, सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव इंटेंट, वो चाहिए. और ये हम लोग वीडियो में बात कर सकते हैं, आप कई कंटेंट पढ़ सकते हैं, पर ये आपको अपने आप से लाना पड़ेगा. इसके लिए कोई आपको आर्टिफिशियली मदद नहीं कर सकता है. लोग आपको एनेबल कर सकते हैं, बट फाइनली आपको खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा. दूसरा मुझे लगता है कि मैं 1 मिनट वापस से फर्स्ट पॉइंट पे मैं पूछना चाहती हूँ. बड़ा सोच रखनी चाहिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. मैं क्योंकि खुद एक मिडिल क्लास सर्विस क्लास फैमिली से आई हूँ, तो मैं उस एरा में रह चुकी हूँ जब मेरी सोच बहुत बड़ी नहीं थी. आज मैं सोच लेती हूँ, बट एक टाइम था जब मैं नहीं सोच सकती थी बड़ा, बिकॉज मेरे होराइजन्स ही छोटे थे और मेरी सोच एक जगह तक ही जा पाती थी. तो अगर मैं आज उस गुंजन को बताना चाहूँ कि बड़ा सोच, तो उसके लिए स्टेप्स क्या होंगे, बिकॉज टुडे ऑल्सो देर आर सो मैनी पीपल जो करना चाहते हैं बट वो सेल्फ डाउट होते हैं. करेक्ट. जितना मर्जी कह लो, वो अंदर लगता है कि हो नहीं, वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आता. तो इसके लिए भी कोई हमारे पास 1 2 3 स्टेप्स हैं कि ये कर लो और आप अपने सेल्फ डाउट को ख़त्म कर पाओगे. देखिए इसीलिए तो लोग आपके पॉडकास्ट में आए हैं. देखिए ये बहुत सही बात है कि हमारे देश में शायद मैं कहूँगा मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है, 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, हम जैसे लोगों की बैकग्राउंड से ही आती है, जहाँ पे बड़ा सोचना बहुत कठिन होता है. और नेचुरली आपको ये लगता है कि सबसे पहले अपने पैरों पे तो खड़ा हो जाऊं, घर पे कुछ पैसे तो भेजना शुरू कर दूं, उसके बाद में बड़ा सोच लेंगे. तो मुझे लगता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 3 स्टेप्स मुझे लगता है जो आपको एनेबल करेगी वहां तक जाने के लिए. सबसे पहला है कि शर्माना कम करना पड़ेगा. ओके. मुझे लगता है बड़ा सोचने से सबसे बड़ी चैलेंज होती है शर्माना. क्योंकि अगर आप किसी से मदद ले लें, किसी से कुछ पूछ लें, तो सबको कॉन्स्टेंटली लगता है सामने वाला पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे, घर परिवार वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे. मुझे लगता है जब आपने वो अपने दिमाग में ठान लिया तब तक कठिनाई हो, क्योंकि रिजेक्शन तो इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. अगर आप कुछ भी बड़ा करना चाहें तो रिजेक्शन हर रोज होगी. मेरे साथ आज भी होती है. मतलब आज तो इतने साल हो गए, कम हो गई है काफ़ी सिचुएशन, बट पहले तो बहुत होती थी, दिन में 4 बार हो जाता था.
तो आपको रिजेक्शंस एंड शाइनेस से आगे निकलना पड़ेगा, वो मेरे हिसाब से सबसे पहला है। दूसरा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, सीखने का जरिया और अपॉर्चुनिटी तो हर जगह है, आपको अपने आंखें और कान खुले रखने पड़ेंगे। मैं जब पल बढ़ रहा था, मैं रायगढ़ से आता हूँ, वहाँ पे क्या है, बड़े आदिवासी और ट्राइबल, वहाँ पे ना हमारी बड़ी पॉपुलर ग्रुप है, कौंधो बुलाते हैं उन्हें, जो वहाँ की प्राइमरी ट्राइबल ग्रुप है। वो पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट जीते हैं, बिना कोई पैसों का इस सब का इस्तेमाल किए। अपने आप से वो खाना भी अपना उगाते हैं, अपने घर भी खुद ही से बनाते हैं। तो उनसे सीखने का तरीका था कि सेल्फ, और वो बार्टर में अभी भी काम करते हैं, अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए तो बार्टर कर लेते हैं। तो उनसे सीखने का मौका मिला। जो हमारे यहाँ पे छोटे छोटे व्यापारी थे, उनसे सीखने का मौका मिला। जो रिश्तेदार थे, उनसे कुछ सीखा। तो जहाँ से भी कुछ भी मिल जाए सीखने के लिए, उस पर इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर क्यूरोसिटी होगी तभी आप नए आंसर्स खोजेंगे। तो पहला है बीइंग लेस शाय, बेशरम बन जाओ मे बी। दूसरा है कि अपने अंदर क्यूरोसिटी जगाओ, कि हर चीज में, जो कुछ बच्चे नहीं होते हर चीज में, ये क्यों है, चुल होती है, हाँ एक चुल होती है, ये क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। मुझे लगता है वो सवाल पूछना अच्छा है, ये सीखना जरूरी है। और तीसरा जो मेरे हिसाब से सबसे क्रिटिकल है, इज नई चीजें करो। जब नई चीजें करने से हम लोग एक बार खुश होने लगते हैं ना, अब उसका रिवर्स भी प्रॉब्लम है। कई बार लोग नई चीजें करने से इतनी खुशी होती है उन्हें कि वो सेम चीज लंबे समय तक करने से कतराते हैं। पर मुझे लगता है कि वो सेकंड प्रॉब्लम मैनेजेबल है। नई चीज जो करते ही नहीं है, उन्हें पता कैसे चलेगा वो उनको क्या पसंद है। कई बार लोग कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज योर कॉलिंग। अब वो इसका कोई साइंस तो है नहीं, आपको 10 चीजें ट्राई करनी पड़ेगी, उनमें जो चीज मजा आ गया वही आपकी कॉलिंग है। तो मुझे लगता है कि यही 3 चीजें मैं कहूंगा कि अगर आपको बड़ी सोच रखनी है तो आप में शाइनेस कम और नई चीजें सीखने की क्यूरोसिटी ज्यादा। और एक बार आपके अंदर क्यूरोसिटी है और शाइनेस कम है, तो नई चीजें करने पे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टअप्स में मैं इतने एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ जो शुरुआत करते समय बहुत समय तक सिर्फ रिसर्च करते रहते हैं। और मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि रिसर्च आप करिए, बट कंप्यूटर पे नहीं। आपके जो कस्टमर्स होने वाले हैं उनके साथ जाके समय बिताइए। मेरे से भी गलती हुई, मैंने भी पहले 3-4 महीना कंप्यूटर में बैठ के रिसर्च किया, और उसी में अपने घर में ही बैठ के खुश होता रहता था कि देखो कितना बढ़िया बिजनेस होने वाला है। जब पहली बार किसी गेस्ट हाउस ओनर के सामने बैठा, पता चला कि ये 4 महीने की नॉलेज ऐसी कोई वैल्यू की नहीं थी, वो एक दिन की लर्निंग उससे ज्यादा थी। तो मुझे लगता है कि ये 3 चीज मैं कहूँगा कि इसमें मदद कर सकती है। ब्यूटिफुली पुट। आई थिंक ये रियल में अगर कोई तीनों चीजें लिख के लगा लेना सामने, तो वो बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगा। एंड आई कैन रिलेट अगेन, नई चीजें करने वालों पे मुझे शायद मैंने कभी शेयर भी नहीं किया होगा किसी वीडियो में, बट आज याद आ गया आपकी बात से कि जब मैं जॉब कर रहा था तो मैंने साउंड क्लाउड, एक ऐप आई थी साउंड क्लाउड पे, मैंने ऑडियोज डालनी शुरू बहुत पॉपुलर, राइट। तो उस टाइम पे सिर्फ ऑडियो डाली, 3-4 वीडियोस डाली, ऑडियो डाली, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड देन वहां से आई डिड नॉट कंटिन्यू, आई केम टू यूट्यूब। सो इट वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग समथिंग विच गेव मी एन आइडिया कि साउंड के साथ साथ मुझे वीडियो भी करना चाहिए। एंड आई स्टॉप डूइंग साउंड क्लाउड आफ्टर 3 फाइल्स एंड मूव टू यूट्यूब। तो वो जो चुल है नया करते रहने की, उससे शायद मुझे आज याद आया कि लाइफ का एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था। करेक्ट। और ये होना चाहिए कि देखिए, आप में अगर नई चीजें एक्सप्लोर करने का डर है ना, तो आप कभी पता ही नहीं करेंगे कि आपकी क्या कॉलिंग है। तो मुझे लगता है कि नई चीजें करना और क्यूरोसिटी रखना, शाइनेस नहीं, बहुत जरूरी ट्रेट्स होती हैं। ट्रू। तो हमने बिलीफ की बात करी, जिसके फर्दर हमने स्टेप्स भी ले लिए। सो व्हाट एल्स जो आपको लगता है, एनी एडवाइस मे बी फ्रॉम योर एक्सपीरियंस और एनीथिंग? देखिए, मेरे हिसाब से सेकंड जो चीज मैं कहूँगा इज अपने आसपास कोशिश करें कि जितने स्मार्ट इंटेलिजेंट लोग, जो लोग आपको लगता है कि आपसे बेहतर हैं, आपको जिंदगी में कुछ सिखा जाएंगे, उनसे सराउंड करने की कोशिश करिए। आप अपने आप को उनसे सराउंड मत करिए जो लोग आपको लगता है कि आप उनसे ब्राइट हैं। तो ये तो बड़ी पॉपुलर सेइंग है, लोग कहते भी हैं कि इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आसपास के 5 लोगों के एवरेज हैं। अगर आपके बाकी 5 लोग जो हैं ऐसा लगता है कि आपसे नीचे हैं, तो वो आपको भी नीचे ले जाएंगे। अगर आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो आपको अपलिफ्ट करेंगे, जो आपको मोटिवेट करेंगे, नई चीज़ सिखाने की कोशिश करेंगे, तो आपको सराउंड करने की कोशिश करिए। और कठिन होता है, आसान नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ेगी।
पर वो करना मेरे हिसाब से बिल्कुल पॉसिबल है। और मैंने अपने लिए ज़िंदगी में वो कोशिश करी। मैं हमेशा कोशिश करता रहता कि कौन इस चीज़ में बहुत इंटेलिजेंट है, कौन इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, किन में मेहनत करने की क्षमता बहुत है, मैं उनसे कैसे सीखूं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर वो 10 हैं तो मुझे 2-3 तो बना ही देंगे इस पे। आज भी मैं करता हूँ, आज भी मुझे कोई चीज़ सीखना होता है, मैं पूछता हूँ कि उस इंडस्ट्री में सबसे स्मार्ट कौन है। जैसे मुझे अगर हमें एंटरप्राइज सेल्स की कॉर्पोरेट्स को हम कैसे हमारे होटल्स का सब्सक्रिप्शंस या फिर ओयो होटल्स का बिजनेस लेकर के आए वो बेचना था, तो उससे मैंने रीच आउट किया कि इंडिया में सबसे बेस्ट एंटरप्राइज सेल्स के लीडर कौन है। मैंने कई लोगों से पूछा, जब पता चला मैंने कहा कि मैं उनसे सीखना चाहता हूँ, तो मैंने उन्हें लिखा। ऑफ कोर्स आजकल ज़्यादा लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, पहले कम लोग रिस्पॉन्ड करते थे, पर वो कोशिश टू सराउंड योरसेल्फ विद स्मार्ट पीपल वो करती रहनी चाहिए, और यूल बी सरप्राइज्ड कितने लोग आपकी मदद करेंगे। नितेश, मैं एक और इसका फर्दर एक मेरे पास क्वेश्चन है। ये बहुत बचकाना क्वेश्चन लग सकता है, मगर मैं सच में चाहती हूँ कि आज ऑडियंस को ना एक टेक अवे मिल जाए कि अच्छा हमें ये एग्जैक्टली करना है। तो मेरे माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है मैं पूछ रही हूँ। प्लीज पूछिए ना। इट्स अ वेरी फेमस कॉमन सेइंग कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू, बट एक्चुअली में वो 5 लोग हमारे घर के ही होते हैं, और ऑफ कोर्स वो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे बच्चे हैं, फैमिली है, या हमारे कोलीग्स हैं, इस तरह के ही लोग होते हैं जिनके साथ हमारा सबसे ज़्यादा टाइम बीतता है, राइट। और ऑफ कोर्स वी डोंट वांट टू बी एवरेज ऑफ देम बिकॉज हम कुछ और करना चाह रहे हैं। तो ये किस तरह से एक्चुअली हमें प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, किस तरह से उन 5 लोगों को ढूंढना है और उनके साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, प्रैक्टिकली ये कैसे पॉसिबल है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और देखिए, मैंने हमेशा सीखा है कि अच्छा सवाल पूछना अच्छे जवाब देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कला है। तो आई एम ग्लैड आपने ये सवाल पूछा। देखिए, मैं इसको 2 हिस्सों में बांटूंगा। पहला ये है कि अगर आपको 5 लोग खोजने, आप खोजिएगा कैसे। पहला चीज़ है, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। स्पेशली आज के दिन में इंटरनेट में इतनी सारी अच्छी ब्लॉग्स हैं, कंटेंट हैं, यूट्यूब हैं, उसमें आपको कई सारे लोगों के बारे में पता चलेगा। एक बार आप आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा ये 10 लोग मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं, या ये 20 लोग मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं जिनसे मुझे सीखने का मौका मिलेगा, तब आप कोशिश करिए कि उन 20 लोगों तक पहुंचने के लिए। अब उनको पहुंचा कैसे जाए, मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे करता था। पहले एक रिपोर्टिव नाम की टूल आती थी, अब बाद में लिंक्डइन ने उसे खरीद लिया, जिसपे आप लोगों की नाम और उनका कंपनी का नाम साथ में डालें तो अलग अलग परम्यूटेशन से बताता था कि इनका सही ईमेल आईडी कौन सा है। मैं उससे बड़ी सारी कोल्ड ईमेल्स लिखता था, एज सिंपल एज दैट। अब उसमें 20 लोगों में 4 लोग जवाब देते थे, पर 4 तो देते थे। और उस ईमेल में भी मैं ये भी बताता हूँ कि उस ईमेल में लिखता क्या था। मैं ये बताता कि मेरा नाम रितेश है, मैं ये कंपनी बनाना चाह रहा हूँ, मेरा ये एम्बिशन है, मैं समझता हूँ आप बहुत व्यस्त हैं, मैं आपका 19 मिनट का वक्त चाहता हूँ, क्या आप मुझे समय दे सकते हैं। अब कई सारे लोग थे जिनके पास नहीं होता था। भाई 19 मिनट मुझे लगता था कुछ नया होगा तो शायद सामने वाले को लगेगा कि आई कैचिंग हो जाएगा। आई कैचिंग हो जाएगा। बाटा प्राइस भी हो गया ना, 2000 नहीं 1999। तो हम लोगों ने भी 999 से शुरू किया, तो और भी ऑल द मोर रीजन। तो मुझे लगा कि उससे कुछ लोगों की जवाब आ जाती थी, फिर जाकर के मिलते थे। जब अगर उन्हें लगता था कि चलो इस लड़के में दम है और इससे बात करने में मुझे भी कुछ वैल्यू मिल रहा है, तो मेरे साथ टच में रहते थे। फिर मैं उन्हें पूछता था कि आप बताइए आपके हिसाब से कौन 3-4 लोग हैं जो सबसे अच्छे हैं, क्योंकि कई सारे जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, स्मार्ट लोग होते हैं, कई सारे लोग तो अवेलेबल हो जाते हैं इंटरनेट में, कई कुछ लोग होते हैं जो नहीं होते हैं, तो उनको आप रेफरल से खोजते हैं। तो मेरे हिसाब से ये तो तरीका हुआ पहला कि 5 लोग खोजा कैसे जाए। दूसरा जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई कि अपने परिवार का सिचुएशन, कि आप घर परिवार में हैं, आपको लोग टोक रहे हैं कि जी आप ये क्यों कर रहे हैं, नई चीजें, नौकरी कर लो, बैंक पीओ की परीक्षा आ गई वो देख लो, यूपीएससी की तैयारी कर लो, या अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना, अगर आप आजकल तो ये पूरा हुआ नहीं है, बट हो सकता है आगे चल के हो कि अगर किसी का यूपीएससी का दिल है उसे कह रहे हैं कि कंटेंट क्रिएटर बन जाओ। तो मतलब ऐसा जो ये डायरेक्शंस हैं उस पर मुझे लगता है कि एज एन इंडिविजुअल हमारी सबकी जिम्मेवारी होती है, अगर हम कुछ नया बड़ा कुछ भी करना चाहते हैं तो हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, बाहर में कन्विंस करना पड़ेगा। जैसे ये 5 लोग खोज रहे हैं, उन्हें कन्विंस करना है, अपने पार्टनर को कन्विंस करना है, वैसे ही अपना परिवार को भी हमें समझना चाहिए, हमें उन्हें भी कन्विंस करना पड़ेगा, और हो सकता है उन्हें भी उसका एक पॉजिटिव बेनिफिट मिल सके। तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे परिवार में बड़ी इसको लेकर के सरप्राइज था पेरेंट्स में कि ये देखो पहले 3 बच्चे जो हैं, हम 4 बच्चे हैं, आई एम द यंगेस्ट। हमारे जो बड़े भाई बहन सारे सब मतलब सबसे बहुत ही अच्छा पढ़ाई किया उन लोगों ने, अच्छी जॉब्स ली, एकदम एशियन पेरेंट्स के ड्रीम। तो हमारी मदर को हमेशा बड़ा मेरे को लेकर के टेंशन होता था, और हम सबसे छोटे हैं तो प्यार ज़्यादा करती थी, पर
पता भी था कि उन्हें बड़ा टेंशन होता है कि ये क्या कर रहा है, अलग मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में चला गया है। पर मैं कोशिश करता था हमेशा कि अपने आप से उन्हें समझाऊं। कई बार हमारी बड़ी दीदी को फ़ोन करके कहते थे कि आप भी थोड़ा सा समझाइए। अच्छा। तो वो मेहनत लगती है, इट इज़ नॉट ईजी। पर मुझे लगता है कि अगर आप अपने घर वालों को नहीं समझा पाएंगे तो बाहर वालों को क्या समझाएंगे? तो अपने क्लाइंट्स को कैसे क्लाइंट्स को कैसे समझाएंगे, इन्वेस्टर्स को कैसे समझाएंगे, एम्प्लॉयज़ को कैसे समझाएंगे? तो मुझे लगता है कि उससे निराश ना होकर के आपको ये सोचना चाहिए कि आप अपने परिवार में पहले इंडिविजुअल हो सकते हैं जो अपने परिवार को वापस अपलिफ्ट कर पाएंगे, और उसके बाद अगली जनरेशन में और होता जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम सबके पास, देखिए इंडिया जितनी यूनिक सिचुएशन में है, हम लोग सब हमारे फैमिलीज में एक यूनिक इंडिविजुअल की तरह होंगे, और उसके बाद आप देखेंगे हमारे परिवार में और भी लोग ऐसे होने लग जाते हैं। राइट। मतलब हमारे परिवार में और एंटरप्रेन्योर्स अभी बन रहे हैं, क्योंकि लोग देखते हैं, लोग सोचते हैं दूर दराज से, लोग देखते हैं कि अच्छा ये एंटरप्रेन्योर बने, रायगढ़ से चल करके बन गए। तो कोई हमारे अगर रिश्तेदार हैं कोई मतलब बरहमपुर में, तो उन्हें लगता है, बरहमपुर भी उड़ीसा में एक जगह है, तो वो देख के कहते हैं कि ये रायगढ़ से कर सकता है तो मैं बरहमपुर से तो कर ही सकता हूँ या सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि, और ये सिर्फ परिवार में नहीं होता, जनरली कॉमन मासेस में भी होता है कि उन्हें लगता है कि अगर ये कर सकता हूँ हम तो पक्का कर लेंगे। सो मेरा ये 2 मेरे सुझाव है, 5 लोग कैसे खोजने और पर्सनल। सीइंग इज बिलीविंग, तो जब नजर आता है किसी ने किया है तो वो बिलीफ बनता है। आपने कभी अपने एनवायरनमेंट को भी इस तरह से रखने के लिए कुछ किया था कि मेरे एनवायरनमेंट में मैक्सिमम लोग ऐसे हों या चीज़ें ऐसी हों जिसको देखकर मैं हमेशा, मुझे आइडियाज़ आएँ, मैं इंस्पायर हूँ? देखिए मेरे हिसाब से मैंने 3-4 चीज़ें करने की कोशिश करी। सबसे पहला ये है कि मैं बहुत डेस्परेटली खोजता रहता था कि स्टार्टअप कॉन्फ्रेंसेस कोई हो रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा। मेरे पास देखिए स्टार्टअप कॉन्फ्रेंसेस में पैसे देने के लिए तो नहीं थे पैसे, पर आपने देखा होगा कि स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस में ना कई लोग वो एक लैनियार्ड सा लगाते हैं जो उनका रजिस्ट्रेशन होता है तो उन्हें मिलता है, और स्पीकर्स ना वो नहीं लगाते। अच्छा। तो मैं कॉन्फ्रेंसेस पहुंच जाता, तो पैसे तो थे नहीं, मैं ऐसे ही घूमता रहता था, तो लोगों तक कहीं स्पीकर तो नहीं हो। अच्छा। तो यार लोगों को लगता है रजिस्टर्ड तो होगा इतना, मतलब लोगों से रीच आउट करके बात कर रहा है। तो मैंने तो इनफैक्ट ऐसे कॉन्फ्रेंस में कहा भी है कि जहाँ पे मैं जैसे कॉन्फ्रेंसेस में गेट क्रैश किया आपने? गेट क्रैश किया मैंने। अच्छा खाना भी मिल जाता, तो ये तो मतलब 3 इडियट्स वाला हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका, खाने में भी अच्छा मिल जाता था। तो स्टार्टअप सैटरडेज जाता था मैं, वो तो फ्री होता था। टाई के कॉन्फ्रेंस जाता था मैं, टाई में पैसे लगते थे। मैं तो टाई के कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, तो दे वर फाइन विद इट। मैंने उन्हें पूछा था पहले कि इज इट फाइन, तो उन्होंने कहा पहले हो गया, मतलब कोई बात नहीं। अगर आपको टाई कॉन्फ्रेंस में आके आपकी कंपनी बनाने में कुछ मदद हुई है तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है ये पहला चीज़ है कि जितनी जगहों में लाइक माइंडेड लोग आप खोज सको उतनी जगह खोजो। दूसरा, आई थिंक वापस से मैं कोशिश करता था, तब तो यूट्यूब इतना चलता नहीं था, पर पढ़ने की बहुत कोशिश करता था। मैं कोशिश करता था कि दिन में आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितनी भी हो सके क्यूरोसिटी के साथ नई नई चीज़ों को रिसर्च करो, पढ़ो। मुझे लगता है कि उससे आपका एक इंटेलेक्चुअल जॉगिंग हो जाता है कॉन्सिस्टेंटली। और तीसरा मैं कोशिश करता था कि, और मतलब हर तरह की चीज़ें पढ़ता था मैं, कंपनी की अर्निंग्स रिपोर्ट्स पढ़ता था। अच्छा। मतलब आप सोचिए कि पहली बार पढ़ेंगे ना अर्निंग्स रिपोर्ट, आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, पर आप 2-3 महीना पढ़ने लगे तो आपको उस पर मोटा मोटा कॉन्टेक्स्ट समझ में आने लगता है थोड़ा बहुत, कि कैसे मैनेजमेंट्स रिकमेंड कर रही है, गाइडेंस क्या दे रहे हैं, एंड सो ऑन। तो एक वेबसाइट है सीक अल्फा नाम की, जहाँ पे यूएस की जितनी कंपनीज होती हैं उनकी क्वार्टरली अर्निंग कॉल्स की पूरी ट्रांसक्रिप्ट्स आती। मैं उस मतलब 10 साल से कोशिश कर, या 6-7 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें जो भी समझ सकूँ पढ़ूँ। तो मुझे लगता है पढ़ना, अच्छे कॉन्फ्रेंस या लाइक माइंडेड लोगों तक पहुँचना। और तीसरा बहुत टैक्टिकल है कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि कोई भी चीज़ से आप एक तरीके से नेगेटिव में जा रहे हैं, कि आपका मतलब सोचने का तरीका, पॉजिटिविटी अगर कम जा रहा है, कोशिश करें कि उसे कम कर दें। अगर कोई भी चीज़ आपको उस रास्ते में लेकर के जा रही है, तो बीइंग वेरी डिसाइसिव और उस चीज़ को उसी समय रोक देना, मुझे हिसाब से वो भी बहुत ज़रूरी है। मतलब कि अगर कोई चीज आपको डिस्करेज कर रही है या आपको आपके बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट जा रही है, तो आप उस पर पॉज लगा दो। हाँ, जैसे मतलब मेरा मानना है कि अगर आपको लगता है कि आपके कई दोस्त हैं, पर उनमें आपके जो 2 दोस्त हैं वो कॉन्स्टेंटली आपको नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, वो आपको डिस्करेज कर रहे हैं, आप आगे बढ़ें, हो रहे हैं आपके लिए, मे बी दैट्स अ बेटर वर्ड। तो आपको तब डिसाइसिव होना चाहिए अपने सराउंडिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए। पर इसको मैं चाहूँगा, कई लोग ना डिसाइसिव, ये डिस्करेज और क्रिटिसिज्म को सिमिलर मानते हैं, वैसा सिमिलर नहीं है। जो लोग आपसे क्रिटिकल है वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उन्हें आपसे सबसे पास रखिए।
जो लोग आपको डिस्करेज करते हैं उन्हें दूर रखिए। थोड़ा धागे भर का फर्क है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है या डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, इस चीज का डिफरेंस है। और मतलब मेरे हिसाब से डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी ठीक है, बट अगर आपको कोई टॉक्सिक में भी सही वर्ड है, आपको कोई लगता है कि कुछ लोग बहुत ही मतलब आपको एकदम अपने रास्ते से दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, पुल डाउन कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको मोटिवेट भी करें। कुछ लोग हो सकता है कि आपको मोटिवेट करें पर उसके साथ में आपको गलत सलाह दे। ऐसी चीजों को जल्दी समझें। यात्री अपने सामान के खुद जिम्मेदार है। राइट। सो एक हो गया बिलीफ, एक हो गया एनवायरनमेंट में छोटा सा एक अपना इनपुट देता हूँ कि हम दोनों पिछले कई सालों से क्या कर रहे हैं। एवरी 2-3 years हम अपना घर बदलते हैं व्हेन वी स्टार्ट फीलिंग के इस एरिया में, इस सोसाइटी में अब हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो वोंट से स्मार्टेस्ट, बट अब सीखने को भी नहीं और मैच नहीं कर रहा। सो वी कीप चेंजिंग आवर सराउंडिंग एंड दिस हैज हेल्प्ड अस इमेंसली। हर बार हम बकेट्स खाली करके नई जगह जाते हैं, फिर वहाँ से लोगों से एक्सपीरियंस लेते हैं, लर्निंग्स लेते हैं। और देखिए ये तो ट्रैवल के लिए भी ट्रू है। लोग कई बार कहते हैं कि सबसे अच्छे सीखने की चीज़ ट्रैवल होती है। राइट। क्योंकि ट्रैवल जब आप करते हैं, आप नई जगह जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। तो मैं तो हमेशा लोगों को एनकरेज करता हूँ ट्रैवल के लिए। लोग कहते हैं कि आप होटल चलाते हो उसी लिए आप एनकरेज करो। मैं कहता हूँ ऑफ कोर्स वो पार्ट ऑफ द रीजन है, बट द ब्रॉडर रीजन इज सीखने के लिए ट्रैवल से बेहतर तरीका कुछ है ही नहीं। मुझे लगता है ट्रैवल एक ही खर्च है जिससे आपको खर्च से ज्यादा वापस मिलता है। मुझे लगता है एक ट्रिप कर आना इस इंटेंट से कि हाँ सीखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, वो 10 किताबें पढ़ने के बराबर है। बिल्कुल, क्योंकि आप सेल्फ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रहे हो, लाइव एक्सपीरियंस कर रहे हो। बिल्कुल। और वो ऐसी नहीं कि सिर्फ मतलब यूरोप हो या फिर कोई बीच डेस्टिनेशन हो। मतलब मैं तो कई बार कहता हूँ कि आपके घर के पास में एक छोटी सी गांव है, आपके घर के पास में एक झुग्गी झोपड़ी है, कि आप वहाँ पे जाकर के आप मतलब आपके घर के पीछे हो सकता है वो है कि आपने कभी समय निकाल करके वहाँ पे मतलब ट्रैवल ऐसे भी नहीं कि बड़ी दूर जाना है। इतना भी अगर लोग करते हैं ना, मुझे लगता है उससे सीखने का बहुत मौका मिलेगा आपको। ग्राउंड रियलिटीज पता चलती हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा। हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ, मैं जब 11वीं-12वीं में कोटा में था तो आपने देखा होगा ना बड़े सारे छोटे छोटे वो चाय के स्पॉट्स टपरी होते हैं। वहाँ पे लोग चाय और फैन दिन भर चाय पीते हैं और फैन डुबो के उसे खाते रहते हैं। वहाँ पे मैंने इतने लोगों से इतना सीखा, मेरे को ज़मीनी सच्चाई उससे बहुत सीखने को मिली। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब हमारे अगर फ्रंट ऑफिस स्टाफ से कई बार बात करता हूँ तो मेरी एबिलिटी टू रिलेट विद देम इतनी हाई है, क्योंकि मैं खुद अपनी ज़िंदगी प्रॉपर्टी मैनेजर बन के शुरू करी और मैंने इतना समय ज़मीन में बिताया कि मेरे को उनकी चैलेंजेस, छोटी छोटी कंसर्न वो अप्रिशिएट करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो सीखने का तरीका बहुत है, आप बस खोजते रहें। तो ये है नेक्स्ट पार्ट, एजुकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम जब थियल फेलोशिप में गए ना, तो वहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में पहला लाइन था। थियल फेलोशिप में तो आपको 12वीं कक्षा के बाद कॉन्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है कि आप 2 साल के लिए कॉलेज नहीं जाएंगे। तो सर कॉन्ट्रैक्ट का पहला लाइन था, वी नेवर लेट यूनिवर्सिटी इंटरफियर विद एजुकेशन। ये बड़ा डीप थॉट है कि हम यूनिवर्सिटी को अपने सीखने के बीच में नहीं आने देते, क्योंकि सीखने का मौका तो हर जगह है ना। यूनिवर्सिटी एक उसका जरिया है। तो बहुत सारी अलग अलग जरिया हैं जिससे आप एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि कंटेंट इतनी इंटरेस्टिंग अवेलेबल है ऑनलाइन में। मैंने जैसे बताया, लोगों से रीच आउट करिए, आप उनसे मिलिए, उससे सीखने का मौका है। आप जाके अपने कस्टमर से मिलिए, उनसे सीखने का मौका है। तो आप में सीखने की चाह होनी चाहिए, वो क्यूरोसिटी होना चाहिए। मतलब ऑफ कोर्स इस पे तो बहुत पॉपुलर 3 Idiots का डायलॉग भी है, बट आई विल लीव इट आउट। एक्सेलेंस के पीछे भागो। How was the experience, Peter Thiel scholarship? How it impacted you, influenced you? देखिए मेरे लिए, मैं आपको थोड़ा ना बैकग्राउंड बताता हूँ। तो बड़ी लंबी कहानी है, बट मुझे पीटर थियल के बारे में पता चला बड़ी फनी तरीके से। मैं गया था मूवी देखने सोशल नेटवर्क, बड़ी कठिनाई से, क्योंकि आप जब कोटा में रह रहे तो ऐसे पैसे से ज़्यादा बचते नहीं है। बहुत मतलब आप बहुत महीनों के पैसे से बचाएं कभी, क्योंकि खर्चा हो जाता है महीने के एंड के पहले, तो सबकी ही सिचुएशन होती है। तो किसी तरीके से फाइनली हम सोशल नेटवर्क मूवी देखने का मौका मिला। बड़ा दिल था मेरा देखने के लिए। तो जब मूवी देखा मैंने, तो उसमें मैंने देखा कि ये पीटर थियल नाम का कोई इंसान है जिसने फेसबुक में पहली बार इन्वेस्ट किया। तो मुझे लगा कि ये इंसान बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो मैं अगली बार जब साइबर कैफ़े गया कोटा में ही, तो मैंने वहाँ पे जाकर के सर्च किया पीटर थियल के बारे में। तो तब मैंने पढ़ा कि इनका ऐसा कोई एक फेलोशिप है। तो मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, उनके जितने भी सवाल थे तो मैं भरता गया उसमें बहुत सारे। अब एप्लीकेशन हो गई, फिर इंटरव्यू शुरू हुए। तो मेरे पास ना एक नोकिया का वो फीचर फ़ोन होता था,
उससे मैं डायल इन करता था इंटरव्यूज़ के लिए, और उस पर लोग होते जैसे ट्विटर के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, बड़े बड़े सीनियर लोग होते थे, तो मुझे लगता था उनसे सीखने का कितना बढ़िया मौका मिल रहा है, हम क्यों ना सीखें। तो मैं प्योरली सिर्फ सीखने के लिए उस समय ये प्रोसेस कर रहा था, क्योंकि मेरे से पहले कोई एशियन रेजिडेंट फेलो नहीं था, तो मुझे ऐसा प्रोबेबिलिटी भी नहीं थी कि कभी फेलो बनने का मौका मिलेगा। अब एक दिन कॉल आया कि आप टॉप 40 एप्लीकेंट्स हैं, 20 लोग फेलोज बनते हैं, तो आप 40 लोगों को हम यूएस लेके आएंगे। तो कोई क्राइटेरिया था उन 40 लोगों में आने का? कोई इंटरव्यू प्लस जो इनिशियल एसे था, तो इंटरव्यूज अच्छा। के आउटकम पे तो कई राउंड्स, मुझे लगता है 5 राउंड्स थी। तो वो टेक्निकल इंटरव्यू मतलब सारा वो एजुकेशन से रिलेटेड ही था वो पूरा इंटरव्यू? इंटरव्यूज कई मोस्टली आप इस चीज को लेकर के था कि आप प्रोडक्ट्स कैसे बनाना चाहते अच्छा, हैं, ओके। आपकी बिजनेस को लेकर के यूनिट इकोनॉमिक्स के बारे में क्या सोच है, आप किस सेगमेंट पे जाना चाहते हो। तब मेरी ओयो की आइडिया शुरू ही हो रही थी। अच्छा। और तब मैं उससे पहले चला रहा था ओरेवल नाम की एक वेबसाइट, तो मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में बताता रहता था। और मैं कोशिश करता था कि मैं उनसे भी कुछ सवाल पूछ लूँ। मुझे लगता था अगर फ्री में सीखने का मौका मिल रहा है ऐसे लोगों से, कब जिंदगी में मौका मिलेगा ऐसा। तो मैं तो बड़ा खुश था जब टॉप 40 में आया, इसलिए नहीं कि फेलो बन जाएंगे, मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी तब भी ना के बराबर लग रही थी। मुझे एक्साइटमेंट था फ्री यूएस ट्रिप। हाँ, मैंने मतलब क्या ये आपका पहला अब्रॉड ट्रिप था? पहला अब्रॉड ट्रिप था, शायद पहला फ्लाइट ट्रिप था, स्पॉन्सर्ड। हाँ स्पॉन्सर्ड। पासपोर्ट बनवाया गया, बड़ा खुश था मैं कि जी मतलब पासपोर्ट बनाया, वीज़ा बनवाने गए। और वीज़ा का तो चलो अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमने कभी वीज़ा लिया नहीं था और हमें पता नहीं था कि वीज़ा इतना कठिन, मतलब इंटरव्यू होता है उसमें भी। मैंने तो बायोमेट्रिक कराया, फिर उन्होंने कहा इंटरव्यू है। मैंने सोचा कि और इंटरव्यू में मैंने पूछा 1-2 लोगों से, उन्होंने शायद मुझे मतलब ऐसे बताया कुछ नहीं होता, बस जाना होता, 1-2 सवाल पूछते हैं, आप जवाब दे देना, आ जाना। तो मैं तो जनरली जैसे शॉर्ट्स पहन के चला गया। अब मैंने देखा वहां पे लोग जितने हैं सूट पहने हुए हैं, बड़ी बड़ी किताबें उनके हाथ में, एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। तो मुझे लगा यहाँ तो पक्का मतलब कुछ और, ये लोग शायद किसी और काम से आए हैं। मतलब ये देखिए, ये प्रॉब्लम भी है हाई कॉन्फिडेंस होने में, कि आप में इतनी कॉन्फिडेंस है कि आपको लगता है कि बाकी सब कुछ और कर रहे हैं और आप मतलब सही कर रहे हैं। बट एनीवे मतलब किसी तरीके से वीज़ा मिला, यूएस गए, वहाँ पे पिच किया। आई वॉज थैंकफुल कि मैं थियल फेलो बना। 40 में से जो 20 वाला प्रोसेस, जो 20 वाला प्रोसेस था। Nice. बट थियल फेलोशिप हैज़ लोअर एक्सेप्टेंस रेट देन मोस्ट आईवी लीग्स। तो इट हैज़ वेरी लो एक्सेप्टेंस रेट, क्योंकि इतने लोग अप्लाई करते हैं और उनका 20 लोग इज़ अ वेरी लो एक्सेप्टेंस नंबर। बट बेनिफिट ऑल्सो क्वाइट अ बिट, लाइक यू गेट $100,000 गिफ्ट में, मतलब आज के में 83 लाख रुपए आपको गिफ्ट की तरह मिलता है। हमारे पास तो मतलब हज़ारों रुपए भी मतलब किसी तरीके से कॉबल टुगेदर करते थे। तो थियल फेलो बने, वहाँ पे 6 महीने रुके थे भी यूएस में। पर दिल भी इंडिया में बहुत था। ये ट्रैवल इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी लग रही थी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली $1 लाख इंडिया में बहुत लंबे समय तक चलेंगे इन कंपैरिजन टू यूएस। तो उस कारण से वापस आ गए और तब से वो बना रहे हैं। तो एक्सपीरियंस जो आपने बताया ना, मेरे हिसाब से 2 सबसे बड़ी सीख थी मेरी थियल फेलोशिप में। पहला ये था कि बड़ा सोचना, मतलब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा सोचने का कोई कॉस्ट नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ₹0 ओनली, $0 ओनली। तो सोचना बड़ा तो मैंडेटरी है। अब उसे करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, पर सोचने का तो कोई कॉस्ट ही नहीं है, तो सोचा जाए क्यों नहीं। तो ये मेरा सबसे बड़ा सीख था, क्योंकि मैं जब हम लोग ना सब लोग मिल करके बंक बेड्स में घर में रहते थे, जितने फेलोज थे, कई फेलो साथ में रहते थे। तो मैं देखता था उनमें से जितने लोग थे उनके पास जेब में फेलोशिप के पैसों के अलावा कुछ भी नहीं। उन्हें कैलिफोर्निया की नहीं, अमेरिका की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस बनानी है, जो भी सेगमेंट में थे वो। उनका सपना वैसे ही शुरू होता था कि हम दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस बनाना चाहते हैं। उसीलिए वहां पे बना भी लेते हैं लोग, दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी सर्च कंपनी। अगर आप सोचिएगा नहीं तब तो कभी भी नहीं बनाएंगे, और सोचना फ्री है तो क्यों ना सोचा जाए। तो मुझे लगता है वो मैंने बड़ी चीज सीखी वहां पे। और दूसरी चीज मैंने सीखी कॉन्फिडेंस, कि मैंने जब दूसरे फेलोज को देखा, मैंने देखा वो मेरे जैसे ही हैं, चाहे वो हार्वर्ड अंडरग्रेड से ड्रॉप आउट करके आए, चाहे वो MIT अंडरग्रेड से ड्रॉप आउट करके आए, सब में कुछ बड़ा करने का चाह था, एक बेसिक नॉलेज थी, और जो कुछ बड़ा करना चाहते थे उसको लेकर के जनरली एक प्योरेस्ट मिशन थी। तो मुझे लगता है कि वो देख करके मेरे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्योंकि अपन को हमेशा लगता है कि हम में शायद कुछ कमी होगी ही, सही, क्योंकि मतलब वो इतने मतलब एक्सपोजर से आ रहे हैं, तो उनसे तो हम थोड़े पीछे ही होंगे।
तो वो देख करके लगा कि एक्चुअली वैसा नहीं है। इंटरनेट इतना बड़ा लेवलर है कि आज के दिन में रायगढ़ का बच्चा और सैन फ्रांसिस्को पोलो अल्टो का बच्चा अगर दोनों में सीखने की चाह है तो दोनों की एक्सपोजर में उतना ज़्यादा कमी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक दूसरी बड़ी चीज़ सीखने के लिए थी। ग्रेट। सो बिलीफ, एक्सपोजर, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, एजुकेशन, ये तीन सिर्फ आई थिंक आपने सिर्फ इनपुट्स ही नहीं दिए, एडवाइसेस नहीं दिए, अपने आप में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स निकले हैं। ये अगर कोई भी इसको फॉलो करे, एग्जीक्यूट करे तो इट्स अ लाइफ चेंजिंग एडवाइस। नहीं, थैंक यू सो मच। मैं आपको बताता हूँ 2 और चीज़ें, ये वाला आई विल बी फास्ट। आई थिंक चौथा एंड द फोर्थ वाला है जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से आपके फैमिली मेंबर्स एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं आपको सस्टेनेबली नई चीज़ों की एक्सपोजर लेने की अपॉर्चुनिटी देने में। मुझे लगता है हालांकि हमारे पेरेंट्स इतनी चीज़ों से अवेयर नहीं थे, पर मुझे लगता है कि हमेशा उन्होंने कोशिश किया कि मुझे एक वैल्यू सिस्टम दें जो मुझे लगता है कि मुझे कभी भी और नहीं मिल सकता था। Okay. मैं और गीत शायद डेट करना शुरू किए 12 साल पहले, जब वो 12वीं कक्षा में थी। 12वीं कक्षा से बस बाहर निकली थी और मैं भी 12वीं कक्षा से बाहर निकलने वाला था अराउंड द सेम टाइम। तो मुझे लगता है कि उससे एक सेंस ऑफ सराउंडिंग एंड स्टेबिलिटी रही रादर देन कॉन्स्टेंटली अप एंड डाउन इन लाइफ। तो मुझे लगता है कि वैल्यू सिस्टम, स्टेबिलिटी, जो कई चीज़ें फैमिली के साथ आ सकती हैं जिसको मैं ऑब्जेक्टिवली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मुझे लगता है वो बहुत बेनिफिशियल होता है। क्योंकि कई बार हमारी जो जर्नीज होती है वो बहुत उतार चढ़ाव से जुड़ी हुई होती हैं। तो अगर कुछ कॉन्स्टेंट्स हों आसपास में, वो इंश्योर करते हैं कि बाकी सारी चीज़ें आपको लगता है कि वो एक कंपार्टमेंट है और दूसरा कंपार्टमेंट है जो स्टेबल भी है। तो मुझे लगता है उसका काफ़ी वैल्यू रहा है, मुझे लगता है। और जो मैं लास्ट चीज़ कहूँगा इस पे मैं कुछ पूछ सकती हूँ? प्लीज। सो जो आपने बताया फैमिली का एक इम्पैक्ट होता है और पेरेंट्स का भी आपने बताया, मैं एक्चुअली ये भी पूछना चाह रही थी कि आप शुरू से एक बहुत क्यूरियस बच्चे रहे और एक क्यूरियस माइंड रहा आपका और हमेशा से एक वो स्विच ऑन रहा कि मुझे अब ये करना है, चलो ये करते हैं, चलो सोशल नेटवर्क मूवी देखना भी दैट मीन्स अंदर एक चुल है, अदरवाइज मूवीज़ तो और भी बहुत थी, सोशल नेटवर्क ही क्यों। सो मैनी थिंग्स और इतने सारे आइडियाज़ आना टाइम टू टाइम, ये बिजनेस करना है, वो करना है। क्या ये सिंस यू बिलोंग फ्रॉम अ बनिया कम्युनिटी, ये उसका भी इन्फ्लुएंस है कि इट रन्स इन द ब्लड? देखिए, ये आपने बड़ा कठिन सवाल पूछा है। और मैं आपको बताऊंगा मेरे 2 व्यूज़ हैं इसको लेकर के। सबसे पहले आई थिंक राजस्थान से लोग, गुजरात से लोग, कुछ राज्यों से लोग जो हैं उन्होंने बिजनेस में काफ़ी अच्छा किया है, उससे कोई दुराहे नहीं है। पर मुझे ये लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे ये इंडिविजुअलिस्टिक होती है। Okay. यानी कि हमारे परिवार में देख लीजिए, मुझे लगता है कि जितने अच्छे प्रोफेशनल्स मेरे कुछ सिबलिंग्स बने हैं उससे आसपास भी मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। और मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में मेरे कई सारे सिबलिंग्स इक्वली या मुझसे भी बेहतर कर पाएंगे। उसमें मुझे लगता है आपका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना आपका कम्युनिटी। तो मैं जहाँ पे पला बड़ा वहाँ पे ऐसे बहुत बड़ी बनिया कम्युनिटी थी नहीं। Okay. मेरे जो नेबर्स थे, एक तरफ मेरे 3 घर के नेबर्स तेलुगु के थे और एक तरफ के मेरे 3 घर के नेबर्स उड़िया थे। पर मैं आपको बताता हूँ उनमें भी जो है मैं हमेशा एंटरप्रेन्योरियल चीज़ें सीखता था। तो हमारे जो घर के लेफ्ट साइड वाली थी फैमिली, तो वहाँ पे जो आंटी जी थी वो अपने स्पेयर टाइम में बच्चों को पढ़ाया करती थी, उनका ट्यूशन का बिजनेस था। Okay. उसके बगल में जो है इक्विवेलेंट ऑफ जो धोबी घाट होता है ना, वैसा एक छोटा धोबी घाट था। तो वहाँ पे 6-7 झोपड़ियाँ थीं और सारी धोबी कम्युनिटी से थे और वो करते थे। तो मैं रायगढ़ गया हुआ था रिसेंटली, तो हमारा जो पुराना घर था अनफॉर्चुनेटली वो कभी परिवार में तकलीफ आई तो उन्हें बेचना पड़ा। मैं गया था याद करने के लिए कि वहाँ पे अपना बचपन गुजरा। तो वहाँ से धोबी वाले बड़े लोग आ गए, उन्होंने कहा कि तुम बचपन में जो है हमारे यहाँ पे ठेले में आके इस्त्री कर दिया करते थे लोगों का और हमसे पैसे मांगते थे, आधा आधा शेयर करेंगे बोलकर। तो और मुझे याद भी आ रहा था कि ऐसी कुछ चीजें करता तो रहता था मैं। तो मुझे लगता है बचपन से तीखा होता है, तो बचपन से वो तीखे थे। तो मुझे लगता है कि कुछ वो अगर आप सीखने की चाह हो आप में
तो आप हर कम्युनिटी से सीख लीजिएगा। तो मेरा मानना है कि आप चाहे किसी भी कम्युनिटी से आए, ये एक पॉलिसी है, आप किसी भी कम्युनिटी से बहुत बढ़िया बिजनेस चला सकते हैं। और ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ कि बनिया कम्युनिटी, राजस्थानी लोग, गुजराती लोग, उन्होंने बिजनेस में बहुत अच्छा काम किया और मैसिव क्रेडिट टू एवरीवन फ्रॉम राजस्थान एंड गुजरात। बट मुझे लगता है कि देश में, जब मैं बताता हूँ, उड़ीसा में एक बड़े फेमस बैरिस्टर, तब तो बैरिस्टर कहते थे, मधु बाबू, वो वहाँ के इतने बड़े मुझे लगता है वो शायद उड़ीसा के फर्स्ट एंटरप्रेन्योर थे। अच्छा। वहाँ पे उड़ीसा में एक बड़ी पॉपुलर फेस्टिवल होती है जिसको कहते हैं बाली यात्रा। ओके। आपको पता है ये बाली जो है वो एक्चुअल बाली है इंडोनेशिया वाला। ओह। क्योंकि लोग जो है तो सुबह सुबह 4 बजे हमारी माता जी मुझे उठा करके घर के पास की नदी में ले जाती थी। बैम्बू स्टिक को बोट की तरह का आकार में, छोटा बोट के तरह का आकार में बनाया जाता है, उस पर दिए, कुछ खाने पीने के सामान दे करके उसे बहाया जाता है और सब डुबकी लगाते हैं। तो बाद में मुझे पता चला कि वो होता है फेस्टिवल जिसमें जो ट्रेडर्स होते थे वो उड़ीसा से बाली जाते थे सामान खरीद बेच करने के लिए। सोचिए कितने पुराने समय कि वो फेस्टिवल बन गया बाली यात्रा बन गया। बाली यात्रा नाम का उड़ीसा में। तो मैं जब इंडोनेशिया में लॉन्च करने गया अपना बिजनेस, मैंने कहा कि मेरा तो इंडोनेशिया से 2 रिश्ता है। हाँ। एक तो है कि जो हमारे यहाँ से बिजू पटनायक थे, उन्होंने प्रेसिडेंट सुकार्नो को बचाने के लिए फ्लाइट लेकर के आए, तो इसलिए उन्हें पहला विदेशी भूमिपुत्रा का टाइटल मिला था, जो नवीन पटनायक जी के पिताजी थे। और दूसरा मैंने कहा कि मैं तो बचपन से बाली यात्रा सेलिब्रेट करते आया हूँ, आज मुझे बाली पहली बार आने का मौका मिला, यहाँ पे होटल्स खोलने का मौका मिला, इससे बड़ी खुशी की बात क्या। बट मुझे लगता है कि मैं दोनों चीज़ों को कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि जिन कम्युनिटीज़ ने सक्सेस किया है, मुझे लगता है उनकी एबिलिटी टू सक्सेस विल बी फार हायर कंटिन्यूसली। पर मुझे लगता है कि उसके साथ साथ दूसरी कम्युनिटीज़ का अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल या हायर होंगी, क्योंकि फंडामेंटली आज पहली बार ज़्यादा रोल मॉडल्स हैं, ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज हैं, ज़्यादा रिसोर्सेस हैं। जितने वो बनेंगे उतना मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आगे बढ़ता जाएगा। मुझे आपकी स्टोरी सुनकर के बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि आप पहले क्रिएटर बने परिवार में और अब सारी परिवार में सब लोग क्रिएटर्स बन चुके हैं। तो ये देख करके मुझे 12th फेल मूवी की याद आ गई। 12th फेल मूवी के अंदर में आपने देखा होगा, गौरी भैया कहते हैं कि अगर हम में से किसी एक की जीत होगी तो वो सबकी जीत होगी। तो मुझे मौका मिला 12th फेल मूवी देखने का। मैंने 12th फेल की मूवी देखी रिलीज होने से पहले। हाँ। तो विधु विनोद चोपड़ा जी ने अपने ऑफिस कम एकोमोडेशन में बुलाया था मूवी देखने। मैंने कहा कि विधु विनोद चोपड़ा साहब बुला रहे हैं मिलने के लिए, मतलब तब तो जाना बनता है, तो बिल्कुल जाएंगे मिलने। तो मूवी देखी वहाँ पर, और मेरे आंखों में आंसू जो है हर 30-40 मिनट आए। जब मैंने देखा पहली बार की मतलब ट्रेन में ग्वालियर से दिल्ली आने का रास्ता, पहली बार मैंने देखा कि ज़मीन में सोना पड़ रहा है किसी दिन, पहली बार मैंने देखा कि जब लोग कह रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। आई थिंक अ लॉट ऑफ दोज इंडिविजुअल स्टोरीज मतलब आर सो, और मुझे लगता है सिर्फ मतलब मेरे लिए नहीं, मुझे लगता है अगर भारत में कोई भी छोटे गांव से, जैसे मैं आपको बताता हूँ, रायगढ़ से जितनी ट्रेन और बसें निकलती हैं उसमें 70% बसें बच्चे जो होते हैं वो कोई नौकरी की खोज के लिए, कोई पढ़ाई की खोज के लिए, कोई यूपीएससी के लिए, कोई अकाउंटिंग के एग्जाम के लिए, डिपेंडिंग ऑन जिसकी जितनी एबिलिटी है वो अपॉर्चुनिटी के लिए निकला हुआ है। हर इंसान अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन नहीं है ना जी, अभी तो आने लग गए ऑप्शन, पहले नहीं होते थे। तो इतने लोग उसे रिलेट करेंगे क्योंकि सबने वो कहानी देखी है, राइट। जो भी आज और उनमें से बहुत सारे लोग अच्छे सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो मुझे लगता है 12th फेल इज अ स्लीपर हिट। स्लीपर हिट का मतलब ये है कि पहला हफ्ता 2 हफ्ता बात होने लगी पर उतनी नहीं, पर मुझे लगता है क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ उसका इतना बढ़िया रहा, लोग एक दूसरे से बोलने लगे कि जी 12th फेल तो इतनी बढ़िया मूवी, आपको देखनी चाहिए। जनरली मतलब आई एम श्योर आप लोगों ने किसी को कहा होगा कि 12th फेल देखा मैंने, बड़ा बढ़िया लगा, देखना चाहिए आप। तो मुझे लगता है कि अच्छा कंटेंट का रिस्पेक्ट सिर्फ यूट्यूब तक ही सीमित नहीं है, आजकल तो मूवीज में भी आ रहा है कि अगर आप अच्छा कंटेंट बनाएं तो लोगों तक पहुंच ही जाती है बात। आई वुड से कि चाहे उतना मार्केटिंग बजट नहीं था करेक्ट इसका, लेकिन जो वर्ड ऑफ माउथ, जो लोगों ने स्टोरीज, मतलब रुका नहीं गया लोगों से, मूवी देखी है तो इंस्टा की स्टोरी पे आया, करेक्ट, और एक स्टोरी से आगे 100 लोग देख रहे हैं, फिर फर्दर तो रिपल इफेक्ट क्रिएट होता गया। करेक्ट, बट ट्रूली सेड के वो स्लीपर हिट बट वर्थ इट।
मेरे हिसाब से वंस इन अ लाइफ टाइम मुझे लगता है कि मैं तो 3 इडियट्स से बहुत फैसिनेटेड था, तो इसलिए विदुषी चोपड़ा साहब से मिलना चाहता था। अब उसके बाद ये मूवी देखना तो मैं तो मतलब पूरा उनका फैन हो गया। ये थिएटर से ज़्यादा नेटफ्लिक्स पे चली है, वही बिकॉज हॉटस्टार पे, OTT पे मतलब। OTT पे, करेक्ट, सॉरी। ग्रेट, दे शुड पे यू फॉर दिस। सो हमारा 5th फाउंडेशन बचा है ना? यस। 5th और मेरे हिसाब से शायद एक बहुत क्रूशियल फाउंडेशन, फेलियर्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। फेलियर्स बहुत बार आएंगी और शायद दिन में ही 2-3 बार आए। आई एम श्योर हम लोग सब, आप लोग क्रिएटर्स हैं, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, दिन में मेरे को 4 बार ऐसा लगता है कि हम लोग जितना बढ़िया करें ऐसा कोई नहीं, और 2 बार ऐसा लगता है कि अब तो बहुत कठिनाई आने वाली है। ये बहुत वोलेटाइल है ना, क्योंकि आपके पास बाय डिज़ाइन बहुत सारे इनपुट्स आ रहे हैं और आप उस पर डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय अगर आप दुखी हो जाएंगे, आप तकलीफ में आ जाएंगे, तो आपकी टीम्स, आपके कस्टमर्स, सबकी कॉन्फिडेंस कम हो जाएगी। तो जब भी ट्रबल्स हो उसमें संयम रखना, स्टेबिलिटी रखना, और डिपेंडिंग ऑन, आप मिलेनियल हैं तो ऑल इज वेल, आप जेनजी हैं तो रीस्टार्ट, आप डिसाइड करें आपको क्या कहना है, पर उनमें से कोई चीज़ कह करके एक स्टेबिलिटी रखना rather देन अपने अंदर में वो वॉलेटिलिटी आने देना, मेरे हिसाब से वो बहुत क्रूशियल है। क्योंकि अगर आपको नई चीज़ें करनी है और आप बहुत वॉलेटाइल हो गए, तो इन सम वे वो आपको पॉजिटिव डेवलपमेंट देने की जगह हो सकता है नेगेटिव डेवलपमेंट दे जाए। तो ये मेरा 5वां होगा कि स्टेबिलिटी रखना। जब बहुत खुशी का मौका मिले तब भी ऐसे नहीं कि ऐसा सोचने लगे कि मतलब हम ही हम हैं। वो आजकल मीम आता है ना, अपन ही भगवान है, तो एक वो है, वो नहीं बनना है। और दूसरी तरफ ये भी नहीं कि जब थोड़ी कठिनाई आ गई तब ऐसा सोचें कि जी सब कुछ ही खत्म हो गया। अब में बिलीफ रखें, और जब बहुत अच्छा हुआ तब ग्रेटिट्यूड रखें। मेरे हिसाब से इन दोनों चीज़ों का बहुत वैल्यू होता है। जैसे आपने बोला कि जेनजी के लिए रीस्टार्ट हो गया, मिलेनियल्स के लिए ऑल इज वेल हो गया, सो व्हाट इज योर गो टू थिंग जब आप डाउन फील करते हो? हाउ डू यू बाउंस बैक? चलो, ये तो आपने तीसरा भी कह दिया, बाउंस बैक, बट आई थिंक मेरे हिसाब से देखिए, मेरे लिए पर्सनली मैं हमेशा अपने आप से ये पूछता हूँ कि जब मैंने काम शुरू किया था ना, मेरे लिए कितना वैल्यूएबल था। मैं आपको वो दिन बताता हूँ जो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। वो दिन मैंने अपने पिताजी को पहले कन्विंस किया कि पिताजी आप मुझे 1 साल ये करने दें। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कर दूंगा, तुम्हारी मम्मा नहीं मानेंगी, वो तो चाहती हैं तुम डिग्री नहीं करोगे अगर, तो वो तो बहुत नाराज़ हो जाएंगी। तो हमने फिर डिस्कस किया कि इसका बेहतर सोल्यूशन क्या हो सकता है। फिर सोल्यूशन ये बना कि ये 1 साल का गैप ईयर जैसा आप समझिए। अगर ये साल हम नहीं कर पाए तो फिर अगले साल कॉलेज चले जाएंगे। ठीक है, ईथीएल फेलोशिप के पहले था, जबकि मेरे दिल में क्लियर था कि मैंने जाना नहीं, पर मैंने सोचा कि अभी 1 साल का मौका मिलेगा। तो पिताजी कन्विंस हो गए। मुझे लगा ये तो मतलब 30% बैटल होने, क्योंकि मदर हमेशा थोड़ी ज़्यादा हमें कहती थी, मतलब पढ़ाई लिखाई मुझे लगता बहुत ज़रूरी था कि उन्होंने मुझे हमेशा कोशिश किया कि वी डू बेटर। तो फिर पहले मैंने कॉल किया, उसमें तो माँ बहुत ही नाराज़ थी, पर पिताजी ने फिर उसके बाद हमारा स्ट्रेटजी था कि फिर पिताजी ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि बैलेंस करा दिया थोड़ा बहुत और एग्री करवा लिया कि ये 1 साल के लिए ठीक है। जो मैं अगले दिन सुबह उठा ना जी, मेरे लिए शायद वो दिन सबसे मोटिवेटिंग दिन था, क्योंकि मुझे लगा कि कितने लोगों को ऐसा मौका मिलेगा कि वो अपनी खुद की कंपनी बना पाए। इस समय में मुझे ये मौका मिला है, अगर अभी मैं ये नहीं कर पाया तो शायद मतलब बहुत लोगों को ये मौका मिलना बंद हो जाएगा। तो मैंने ना जी उस दिन से इतना मतलब जान लगा दी, और आज भी मैं वो दिन अपने आप से याद करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी मुझे मौका मिला, अगर इस मौके के साथ मैं अच्छा नहीं कर पाया तो बाकी लोगों को तो जब मौका मिलेगा वो लोग पहले से ही हार मान जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कॉन्स्टेंटली बीइंग थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी आई हैव, फॉर द पीपल आई हैव अराउंड मी, मुझे लगता है वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। अपने वाई को आपने याद रखा, अपने रूट्स को आप रिकलेक्ट करते हो, और उससे जो है ना आप इट अलाउज यू नॉट टू बी
जब कोविड आया तब कोविड में लोगों ने कहा कि आप तो होटल इंडस्ट्री में हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री में इतनी कठिनाई आने वाली है। मुझे तो लोगों ने जब तक कि रेकमेंड भी किया कि जी मतलब आपकी अगर मतलब कंपनी में बहुत तकलीफ आ जाए तो आप हमें बेचने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो बता देना आप। तो हर तरह की सपोर्ट की प्रपोजल्स आ रही थी और कुछ लोगों ने तो और भी चोरी लिख दिया कि जी कंपनी पक्का नहीं बचेगी कोविड के समय में। पर मैं हमेशा सोचता था कि जी जब हर रोज़ की तकलीफ थी, अगर उससे हम लोग नहीं हारे कि मतलब हर रोज़ सुबह उठते थे और अगले दिन का मतलब लैंडलॉर्ड को पैसा दे पाए नहीं दे पाए, लैंडलॉर्ड को नहीं दे पाए तो बाहर सोना पड़ेगा। मतलब अगर जब वो सब देख चुके हैं तो अब तो हमारे पास हज़ारों की टीम थी, बैलेंस शीट था, इतने कस्टमर थे, होटल थे, इसके बाद तो हम पक्का निकालें। मुझे लगता है कि जो वो पहला साल होता है उससे ज़्यादा कठिनाई आपको कंपनी में कभी नहीं आती है। अगर आप पहला 2-3 साल अच्छे से निकाल लिए तो उसके बाद तो फिर मतलब आप तो अमृतसर से हैं, मक्खन होता है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू माई अमृतसर ट्रिप, यू कैन से। नजर आ रहा है वो, एविडेंट है। It's called Amritsar/food trip. Absolutely. एक्चुअली मैंने देखा अभी मेरी खुद की लिस्ट थी और आप जानते हैं विकास खन्ना अमृतसर से हैं। जी जी। तो उन्होंने एक बड़ा ट्वीट थ्रेड किया था कि उनके फेवरेट खाने की जगह। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कि जी मेरे पास तो एक ही दिन है, अब मैं उनकी लिस्ट करूं या अपनी लिस्ट करूं। तो मैंने अभी डिसाइड किया 1.5 दिन की ट्रिप होगी, इट विल बी बेस्ट ऑफ बोथ इन माय जजमेंट ऑफ कोर्स। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अमृतसर ट्रिप। सही, ग्रेट। वैसे मैं फिटनेस में तो बहुत ध्यान देता हूँ, खाने पीने में बहुत ध्यान देता हूँ, बस अमृतसर इज माय वीकनेस। वो एक्सेप्शन होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। So, जो अमृतसर का बॉर्डर है ना, उसके बाहर रख के जाते हैं अपना डाइट चार्ट। और उसके बाद मेरे दोस्त हैं फिटर के फाउंडर जेसी, और जेसी ने ये मेरे को बड़ा पुश किया है कि आपको फिटनेस सबकी तरफ करना है। तो अगर जेसी आप देख रहे हो तो वो सिर्फ एक ही दिन, ऐसा मतलब रेगुलर नहीं होता है। तो बड़ी मतलब अगर वो सुन लें तो मुझे लगता है कि बड़ी व्हाट्सएप मैसेजेस आ जाएंगे। जब आप अभी अपने पास्ट का बता रहे थे, घर का बताया, मदर को कैसे कन्विंस किया, कई सारी चीज़ें हैं, तो एक नेचुरल सा क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि इसको मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं या गोल सेटिंग भी कह सकते हैं कि वॉज दैट इन द माइंड के एक दिन इस लेवल का स्केल होगा, इस लेवल का बिजनेस होगा, बीइंग अ बिलियनियर एंड लीडिंग दैट, कि उस टाइम यही था कि बस एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जाना है? कुछ माइंड में गोल्स जैसी चीज़, मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ कोई? देखिए सपना मुझे लगता है कि भारत के हर बच्चे के दिल में होता है जब छोटे होते हैं ना। तो क्योंकि आप इनोसेंट होते हैं तो सपने देखना आसान होता है ना। तो मेरे में पहले सपना था पायलट बनना। क्यों? बड़ी दीदी ने कहा पायलट बनना, हमने कहा हम भी पायलट बनेंगे। अब बड़ी दीदी इंजीनियरिंग कॉलेज में चली गई तो उनके यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप फेस्ट था और हमारे में और उनमें थोड़ी एज का डिफरेंस है, 8 साल के आसपास का है। तो बड़ी दीदी वापस आई थी घर, मैं शायद 3री-4थी कक्षा में था। उन्होंने कहा हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप फेस्ट था, अभी हमें समझ ही नहीं आया उस शब्द का मतलब क्या है। तो हमने मांग मूंग के डिक्शनरी देखा और उसमें से पढ़ लिया, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वर्ड। हमने सोचा कि यही बनेंगे अभी। तो ऐसा कोई वेल थॉट थ्रू पर्सपेक्टिव नहीं था, सपने बड़े थे पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस में अपने आप को भी 0% देता था क्योंकि अपने आसपास में कोई भी ऐसा नहीं था, राइट। तो नई चीज़ करने की चाह थी और एक सेल्फ बिलीव था कि जो करेंगे अच्छा काम करेंगे। और हमारे परिवार में मुझे लगता है कि हमेशा ना परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस का बड़ा फोकस है कि जो भी करो अच्छा करो। तो मुझे लगता है कि जब तक वो 2 चीज़ों थी, मैं आपको बताता हूँ, साउथ सिटी 1 में हमारा पहला गेस्ट हाउस था। अच्छा। जब मैंने वो चालू किया तो मेरा एम्बिशन था कि मेरे को 10 गेस्ट हाउस साउथ सिटी 1 में करना अगले 20 साल में। अच्छा। तो ऐसा कोई प्लान एम्बिशन नहीं था क्योंकि सोचने की ही हिम्मत नहीं थी। तो करते कैसे? ये कहते हैं ना कि मतलब आप जितनी ऊंचाई में जाते हो आपको होराइजन उतना दूर नजर आता है। अब अगर आप जमीन में खड़े हैं तो आपको थोड़ा ही दिखेगा ना, तो ज़्यादा तो नहीं दिखेगा। तो मुझे लगता है कि जैसे और सीखने का मौका मिला और लोग और बड़े हुए तो और दूर दिखा, और बड़े हुए और दूर दिखा। पर कोशिश हमेशा रही कि थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़े। मुझे लगता है कई बार जो लोग हैं वो थोड़ा और आगे अपने आप को पुश नहीं कर पाते हैं, अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जाते। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा अपने आप को अपने कंफर्ट जोन के बाहर लेके जाने की कोशिश करूँ। पर नहीं, ऐसा सोचने की हिम्मत ही नहीं थी जी। मतलब और क्योंकि एक तो हिम्मत नहीं थी और दूसरा जो आज कह रहे हैं
वो तब पता नहीं था, किसी ने मुझे नहीं कहा कि सोचने का कोई कॉस्ट नहीं है, तो बड़ा सोच ही लो। मुझे अगर किसी ने कहा होता तो मैं भी सोचता कि हाँ ये बात तो ठीक है, सोचने का कोई खर्चा ही नहीं लगता है, तो सोचना चाहिए। बट गुड पार्ट क्या आपने कंफर्ट जोन को हमेशा स्ट्रेच किया। Correct. तो वही चीज है ना, कंफर्ट जोन से बाहर जाने का तरीका ये नहीं है कि ऐसे बाहर जाओगे, उसको स्ट्रेच करते 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 आप वहां तक पहुंच जाओगे। Correct. वो स्ट्रेच छोटे छोटे एक्सपोजर से होता है, वो कभी भी ओवरनाइट नहीं होगा। करेक्ट, Great. बिल्कुल। आपने भी बोला ना कुछ ना कुछ नया करते रहो, कुछ ना कुछ नेक्स्ट करते रहो। सो व्हाट नेक्स्ट फॉर रितेश? देखिए मेरे लिए तो पर्सनली कोविड एक तरीके से कमिंग आउट वाला समय था, जो आप कहते हैं रीस्टार्ट, ऑल इज वेल, बाउंस बैक, आप जो भी चूज करें, वही समय था मेरे लिए। मुझे लगता है हम लोग रीजनेबली अच्छी तरीके से वापस आए। क्या कैसे वापस आए? क्या कुछ सेम चीज़ें करी जो पहले स्टार्ट करने वक्त की थी, या कुछ डिफरेंटली किया, नई स्ट्रैटेजीज कोई थी? मुझे लगता है कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब उनमें से कई चीज़ें शुरुआत में भी करी थी, कुछ नया भी था। मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट था ओवर कम्युनिकेशन। ओके। मुझे लगता है जब अननोन सिचुएशंस होती है ना, तो लोगों में बड़ा डर रहता है, फियर ऑफ अननोन होता है। एम्प्लॉयज़ को लगता है कि हमारा जॉब का क्या होगा, और हमारे हेल्थ का क्या होगा, और हमारे फैमिलीज का क्या होगा, बड़ी प्रॉब्लम्स एक साथ। कस्टमर्स को लगता था कि जी मैं ट्रैवल करूं या ना करूं। होटल ओनर्स को लगता था कि मैं होटल खोलूं या ना खोलूं। आपकी तो पूरी इंडस्ट्री में हर किसी का फियर ही था। करेक्ट। कस्टमर का भी, प्रोवाइडर का भी, टीम का भी, सबका, मतलब वो। बिल्कुल। और ये हमारी टीम नहीं, हमारे होटल के स्टाफ भी थे। होटल के स्टाफ को अपनी तनख्वाह चाहिए थी, उसलिए होटल में थे। पर उन्हें डर भी था कि जी, स्पेशली हमारे कुछ होटल्स में हमने कोविड में मदद करी, जैसे हमने उन्हें कन्वर्ट किया आइसोलेशन सेंटर्स, उन सब में। तो उसमें जो लोग काम कर रहे थे, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, उनको अपने हेल्थ का एक तरफ डर और आमदनी का एक तरफ डर। तो मुझे लगता है उस समय कोई भी लीडर का सबसे प्राइमरी जॉब था ओवर कम्युनिकेशन, कि आप लोगों से जाके रेगुलरली बात करें। हो सकता है कई बार आपको जवाब ऐसा देना पड़े जो आपको पसंद ना हो। मैंने तो सवाल होते थे कि क्या कंपनी को सैलरी कट्स लेने पड़ेंगे। मैं कहता था कि आज तो सैलरी कट्स का सिचुएशन नहीं है, और मुझे लगता है कि अभी हम लोग ठीक कर रहे हैं। पर अगर, और ये वेव 2 के बाद की मैं याद कर रहा हूँ एक आंसर, अगर वेव 3 वेव 2 से वर्स ऑफ हुआ, उसके 3 महीने तक का हमारे पास में है कैपेसिटी, बट उसके बियॉन्ड हमें जरूरत पड़ सकती है। ये कहना एंड इस तरह के सैकड़ों सवाल, तो हम कोशिश करते थे कि हर सवाल को ट्रांसपेरेंटली जवाब दिया जाए। तो मुझे लगता है कि उससे लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता था। एक है ओवर कम्युनिकेशन, दूसरा है कॉस्ट मैनेज करना, कि आपको कॉस्ट इंश्योर करना है कि आप उतनी ही हिम्मत के हिसाब से कॉस्ट रखें। तीसरा कैश, हमें कैश रेज करना था, हमने रेज किया कोविड के एकदम बीच में लगभग 5,000 करोड़ से ज़्यादा, क्योंकि कंपनियों कई सारे देशों में रिसोर्सेज की ज़रूरत थी। तो आपको इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देना पड़ता है कि आप जो कैपिटल दे रहे हैं। मुझे याद है एक इन्वेस्टर ने मुझे पूछा कि मैं अपने IC के पास जाने वाला हूँ, इन्वेस्टमेंट कमेटी के पास जाने वाला हूँ, कि इंडियन टूरिज्म कंपनी पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और आज ही न्यूयॉर्क टाइम्स में एक पिक्चर आया है वेव 2 का, कि जहाँ पे बहुत सारी बर्निंग एक साथ हो रही है, तो मैं कैसे पिच करूँ, राइट? तो मैंने कहा कि देखिए, भारत एक बहुत ही रेजिलिएंट देश है। कठिनाई हमारे देश में बहुत बार आई है, शायद पिछले हजारों सालों में हमें बहुत बार रूल करने की कोशिश करी है, बट हमारा हिस्ट्री ही संघर्ष का है। वी ऑलवेज कम आउट ऑन द ब्राइटर साइड, वी गो थ्रू चैलेंजेस बट वी कम आउट स्ट्रॉन्गर। तो यू शुड नो दैट। तो उन्होंने कहा इंडिया कॉन्टेक्स्ट समझ गए हम, पर मैंने कहा कि आप इंडिया का इकोनॉमी देखिए, फंडामेंटल्स देखिए, एंड इवेंचुअली ऑल ऑफ देम सपोर्टेड अस, फॉर विच आई एम वेरी अप्रिशिएटिव टू ऑल ऑफ देम, कि उन्होंने उस समय में सपोर्ट किया, बट इट वाज हार्ड। तो मुझे लगता है कि कैश, कॉस्ट, और लास्ट है इनोवेशन, कि आपको कॉन्स्टेंटली इनोवेट करना पड़ेगा। कि अच्छा, अगर आपका कौन सा सेगमेंट इंटरेस्टिंग है, अच्छा हमारे जैसे एक ब्रांड है ओयो टाउन हाउस, वो सेगमेंट में बहुत कस्टमर डिमांड बढ़ने लग गया, तो हमने कहा ये सेगमेंट को कैसे बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है ये 2-3 चीज़ें करी कोविड से, किसी तरीके से आई थिंक वी केम आउट। मुझे लगता है उससे काफ़ी बेनिफिट्स भी हुए। आई थिंक ये हमारा मेडन प्रॉफिटेबल ईयर हम डिलीवर कर रहे हैं। EBITDA तो पिछले साल ही डिलीवर करी, ग्रोथ भी हो रहा है बिजनेस में। तो मुझे लगता है कई सारी बेनिफिट्स आई हैं। जब मैं फ्यूचर में देखता हूँ, मुझे लगता है कि अभी हम वापस उस सिचुएशन में हैं जहाँ पे अभी जब हम बिजनेस की रेवेन्यू को ग्रो कर रहे हैं,
उससे प्रॉफिट्स भी ग्रो कर रही हैं। तो मेरा प्राइमरी फोकस है ग्रोथ करना, पर ग्रोथ करना कस्टमर सेटिस्फैक्शन को एट इट्स हार्ट रख के, हमारे होटल ओनर्स की आमदनी को एट इट हार्ट रख के, एंड ऑफ कोर्स हमारे कंपनी की अर्निंग्स को भी एट इट्स हार्ट रख के। तो इसका बेस्ट बैलेंस कैसे किया जा सके, उसी को लेकर के मेरा ध्यान है। तो उसको लेकर के हम बड़े टाउन हाउसेस खोल रहे हैं। हमारा एक रिसेंटली एक ब्रांड की हमने मार्केटिंग शुरू करी है, संडे होटल, जिसको हम एक्सक्लूसिवली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो 4 स्टार प्लस लग्जरी सेगमेंट का ब्रांड है। तो हम उस पर काफ़ी इन्वेस्ट करें। ऑफकोर्स क्लासिक कोई रूम जो हमारे बेस हैं उस पर हम रैपिडली इन्वेस्ट करें कि उन होटल्स को मॉडर्नाइज किया जाए ताकि कस्टमर्स को पसंद आए। तो इट्स मोर ऑफ द सेम। मुझे लगता है कि बीइंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एवरी मंथ, अगर आप ये जिंदगी भर करें तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करेगी। तो वही मेरा एम्बिशन है। बी योर बेस्ट, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बिल्कुल। रितेश, मैंने सुना है कि होटल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द टफ इंडस्ट्रीज व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस। इज इट ट्रू? आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, देखिए मतलब अभी फॉर्चुनेटली पिछला 1 साल अगर आप हटा दें, उससे पहले तो भारत में मोस्ट कंपनीज होटल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने से दूर भागती थी, क्योंकि कैपेक्स हैवी है। हमारी कंपनी नहीं है क्योंकि हमने मॉडल अलग खोजा, बट कैपेक्स हैवी है, ऑपरेशनल हैवी है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन मैनेज करनी पड़ती है, और कस्टमर्स बहुत एक्सपेक्टेशंस कुछ की होती है कुछ की नहीं होती है, बट एक ब्रेड्थ होता है। तो उस कारण से कठिन होता है काफ़ी इंडस्ट्री। मुझे लगता है कि नाइविटी इज ब्लिस, यानी कि अगर आप ज़्यादा नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आपको पता हो कि इंडस्ट्री इतनी कठिनाई की है तो आप सोचेंगे शायद थोड़ी कोई आसान इंडस्ट्री खोज लेते हैं ना, राइट? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि होटल इंडस्ट्री इतनी कठिन है, तो मैंने चालू कर दिया। बट जब चालू किया और 3 साल हो गए तब पता चला कि सब लोग कहते हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट इंडस्ट्री है, पर तब तक तो मतलब सिर तक पानी के अंदर थे। तो हमने सोचा अब अगर आ ही गए हैं तो अब तैरना सीख ही जाएंगे, कोई बात नहीं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा भी जान लेना कई बार हानिकारक होता है। शायद कई बार थोड़ा कम जानना भी अच्छा होता है। आपने क्रिएटिंग में देखा कि मतलब आप देखते होंगे क्रिएटर्स में जनरली फर्स्ट प्रिंसिपल लोग ज़्यादा होते हैं, और मूवी इंडस्ट्री से आए वाले लोग लेट फॉलो कर रहे हैं, हालांकि वो लोग फर्स्ट क्रिएटर्स थे, राइट, रिलेटिवली। बट क्योंकि उन्हें इतना पता था कि कितना कठिन है, उन्हें फाइट ही नहीं मारी। क्रिएटर्स ने फाइट मारी एंड हेंस दे आर प्रॉब्ली अ स्टेप अहेड। तो सेम चीज़ थिंकिंग में भी होती है। जो क्रिएटर्स, आई थिंक एंटरप्रेन्योर्स के केस में भी ये होगा, ज़्यादा सोचते हैं वो पीछे रह जाते हैं। करेक्ट। जो ज़्यादा नहीं सोचते बस करते हैं कि देखी जाएगी, वो निकल जाते हैं कहीं ना कहीं। कुछ लोग परफेक्शन की वेट करते हैं, लाइट ऐसी चाहिए, कैमरा ये चाहिए, माइक ये चाहिए, वो पूरा चीज़ है। वही फिल्म स्कूल से आए हैं तो पूरे लिस्ट लेके आते हैं, लेकिन नया बंदा सोचता है फोन में कैमरा है, सनलाइट आ रही है, चलो वीडियो बनाओ। बिल्कुल नहीं, देखिए आपने बताया कि मैं जहाँ पे जब भी फ्री होता हूँ कंटेंट बनाता हूँ, मेरा आज के दिन में 100% कंटेंट मोबाइल से ही है। क्योंकि मेरे मतलब समय ही नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सबके बारे में सोचें, और अगर उसका इंतज़ार करेंगे तो जो बात पहुंचाना चाहते हैं उसमें ट्रबल होगा। तो मैं तो कोशिश करता हूँ जब भी मेरे दिल में थोड़ा सा भी समय हो, मैं कोशिश करता हूँ कि वो कंटेंट किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस टाइम पे एक चीज़ और हम देख रहे हैं जिसमें कुछ वेब सीरीज़ का रोल है, शार्क टैंक का रोल है, एंटरप्रेन्योरशिप की एक लहर इंडिया में चल रही है। पहले ये इतना कॉमन नहीं सुनने को मिलता था, लेकिन पिछले 3-4 साल से कॉलेजेस में या इवन स्कूल स्टूडेंट्स में कि एंटरप्रेन्योर बनना है। सो आप कैसे आगे देखते हो फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया के लैंडस्केप की अगर बात करें, हाउ डू यू सी? देखिए मेरे हिसाब से 2 चीज़ें हैं। सबसे पहला ये है कि एक हमारे कॉल सेंटर का टीम मेंबर था, तो जब भी दिवाली इस तरह के मौके होते हैं तो मैं फ्लोर में जितने लोग, क्योंकि हम लोग के अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ऐसी है कि जब भी लोग छुट्टी मनाते हैं हम काम करते हैं, ये तो मतलब हमारी इंडस्ट्री का ही है। तो कोशिश करता हूँ कि उन दिनों में अपने टीम मेंबर से जाकर के मिलें, उन्हें प्रोत्साहन दें कि सिर्फ आप ही नहीं, हम लोग भी साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे एक टीम मेंबर से पूछा कि आपका क्या एम्बिशन है? तो उन्होंने मुझे कहा कि और मुझे कई लोग जो है रितेश के साथ साथ रितेश भाई बुलाते हैं। रितेश भाई, जैसे आपने जितनी बड़ी कंपनी बनाई है ना, उससे थोड़ी बड़ी कंपनी बनानी है। आज जो हमारे देश के यंग लोग हैं ना, उनमें एम्बिशन की कोई कमी नहीं है। और जो मैंने आपको बताया कि बड़ा सोचने का तो कोई कॉस्ट ही नहीं है, वो मुझे लगता है हमारे बिना बताए ही उन्हें समझ में आता है। तो ये पहली चीज़ है। दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि शार्क टैंक जो एक बहुत ब्रेड्थ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स से मिलाता है।
तो मैं खुद भी जब टैंक में था तो मैं कई सारे पिचर्स से मिलता था, तो मैं पिचर्स मिला हूँ कोई 70 साल के और कोई 19 साल के, 17 साल के। मैंने दोनों रेंजेस के लोगों से मुलाकात करी है। तो मैंने देखा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वे ऑफ लाइफ, कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप नए इनिशिएटिव सोचते हो, आपको इम्पैक्ट लेके आना है, आप में रेजिलियंस है, ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उससे आप एंटरप्रेन्योर बनते हो। उसके बाद तो उम्र एटसेट्रा इज अ मैटर ऑफ नंबर। तो मुझे लगता है कि शार्क टैंक ने जो है इसी चीज़ को लेकर जो ये एम्बिशंस है इसे क्रिस्टलाइज कर दिया है इनटू रियल वर्ल्ड डिस्कशन। आज के दिन में डिनर टेबल्स पे लोग साथ में शार्क टैंक देखते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं कि अच्छा इस कंपनी की यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है। मैं शार्क टैंक पे जाने का मेरा जो एक बड़ा कारण था, तो मैं जयपुर गया हुआ था, अभी हम बात कर रहे थे संडे होटल की लॉन्च के लिए। तो वहाँ पे डिनर पे हम लोग लॉन्च के बाद में ना शाम को बड़े सारे लोगों को बुलाते हैं डिनर के लिए, एंगेजमेंट के लिए एंड सो ऑन। तो वहाँ पे ना जनरली लोग एंटरप्रेन्योरशिप और शार्क टैंक को एक ही लाइन में बात कर रहे थे। कहते हैं हमारे यहाँ पे भी एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रहा है जैसा आप शार्क टैंक में देखते हैं ना, राइट। तो मैंने देखा कि इससे एक बड़ा फैसिनेटिंग कॉन्टेक्स्ट है जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को मॉडर्नाइज और ग्लैमराइज ही नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप का एक रियल डेप्थ ऑफ डिटेल्स जो एंटरप्रेन्योर आके पिच कर रहा है उनके थ्रू लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, जो मुझे लगता है बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है। अगर भारत को एक डेवलप्ड देश बनना है, जो हम कहते हैं कि हमारा अमृतकाल चल रहा है 2047 तक हम एक डेवलप्ड देश होंगे, तो मुझे लगता है उस पर हमें लाखों या करोड़ों और एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, राइट। तो मुझे लगता है कि उस पे जो स्टार्टअप इंडिया हमने शुरू किया 2016 में, दैट वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तब मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टअप इंडिया जब हुआ था तब भी हमारी मदर जो है सोचती थी कि ये तो हमारा लड़का गलत संगत में पड़ गया है जो इसे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप, जो मैं सोचता था कि मेरा एवरेज ऑफ 5 पीपल से मैं इंप्रूव हो रहा हूँ, हमारी मदर सोचती थी यही 5 जो हैं इसको नीचे लेके आ रहे। तो ऐसे ही सोचते थे, बट ठीक है, उन्हें लगता था कि अभी 1 साल की तो बात हो ही गई थी, फिर अभी बिजनेस भी चल रहा है, अभी मतलब पॉकेट मनी भी नहीं मांगता है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, हमारे पिताजी महीने का 4,000 रुपये या 3,500 कुछ मेरे को तब तक भेजते थे हर महीना, क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं था कि जो है हमारा कुछ ठीक चल रहा है। तो 2016 में जब पहली बार स्टार्टअप इंडिया नेशनल टेलीविजन में देखा और उस पर प्रधानमंत्री जी ने कई सारे स्टार्टअप्स की जिक्र करी, हमारे कंपनी का भी जिक्र किया, तो उसे सुनकर के माँ को लगा कि कुछ तो ठीक कर रहा होगा। तो उस दिन उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मतलब शायद ठीक कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि फंडामेंटली आज कॉमन लोगों के घर में एंटरप्रेन्योर बनना और बिजनेस बनना एक रेलेवेंट चॉइस बन गया है, क्योंकि इतना सपोर्ट है, नेशनल लीडरशिप से सपोर्ट है, रोल मॉडल्स और हैं, शार्क टैंक घर में लेकर के आ रहा है इस चीज़ को। तो मुझे लगता है एक पूरा इकोसिस्टम बन जा रहा है एज अ कॉम्बिनेशन, जिसका काफ़ी बेनिफिट मुझे लगता है। तो आई फील द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज ब्राइट एंड देयर इज नो बेटर टाइम टू बी इन इंडिया। एक चीज़ ये नहीं है कि इसका डार्क साइड हम नहीं कवर करते। फॉर एग्जाम्पल, हर कोई देखता है कि एंटरप्रेन्योर, उसको ग्लैमर से भी जोड़ा जा रहा है, फाउंडर्स हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, पिच कर रहे हैं, तो लेकिन आपने वो डार्क साइड देखी है, वो सेक्रीफाइसेस करे हैं। एक टाइम था 30 रुपए थे जेब में, वो वाले दिन भी आपने देखे हैं। तो वो भी उतना ही रियलिटी चेक चाहिए होगा लोगों को। नहीं, ये तो देखिए हर इंडस्ट्री की सच्चाई है। आप मूवी इंडस्ट्री देखते हैं, कितनी ग्लैमर होती है, पर आज तो थैंकफुली वेल डॉक्यूमेंटेड भी है कि उसके पीछे का स्ट्रगल कितना होता है। स्पेशली अगर आप फर्स्ट जनरेशन मूवी इंडस्ट्री में आए हैं। वैसे ही आप क्रिएटर की इंडस्ट्री देख लीजिए। फॉर एवरी क्रिएटर दैट इज सक्सेसफुल लाइक यू बोथ, देयर आर प्रोबेबली थाउजेंड्स हु हैव not made it. Same is true for entrepreneurship. For every entrepreneur who does well, there's many stories. And for the same entrepreneur, they have gone through maybe hundreds of failures. तो मुझे लगता है ये हर इंडस्ट्री की सच्चाई है, और एंटरप्रेन्योरशिप की तो सबसे बड़ी सच्चाई है, मेरे को उससे कोई दो राय नहीं। और मुझे ये ज़रूर लगता है कि जितनी सक्सेसेस के बारे में बात की जाए, उससे इक्वल या उससे ज़्यादा फेलियर्स और मिस्टेक्स की बात करनी चाहिए। क्योंकि फेलियर्स और मिस्टेक्स जो हैं एक तरीके से सक्सेस तक पहुंचने का एक रास्ता ही होती है, अगर आप गिव अप ना करें तो। अगर आप गिव अप करें तो ट्रूली फेलियर है, अगर आप गिव अप नहीं करें तो इट इज़ अ डायरेक्शन टुवर्ड्स दैट सक्सेस।
तो मुझे ये ज़रूर लगता है कि बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप में ग्लैमर थोड़ा बहुत है, पर उसके पीछे की जो मेहनत है वो डिसप्रपोर्शनेट है। उसके पीछे की जो फेलियर्स हैं, उसके पीछे की जो चैलेंजेस हैं वो सिग्निफिकेंट है। मैं कोशिश करता हूँ जब मैं बताऊँ उसके बारे में एग्जांपल्स बताऊँ। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये एक्चुअली मैंने अपने इंस्टाग्राम में शेयर किया था, वो बड़ा पॉपुलर भी हुआ था, लोगों को बड़ा पसंद आया। मुझे अभी तक समझ नहीं आया क्यों, बट मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा बचपन में, कई बार आपने देखा होगा, एक टैंक अगर खत्म हो जाती है, दूसरी टैंक में डालने के लिए वो एक पाइप होती है, उससे आप हवा खींचते हैं और फिर दूसरी तरफ पाइप डाल देते हैं। अब क्या हुआ, होटल इंडस्ट्री से जितने लोग मुझे सुन रहे होंगे, वो प्री ओपनिंग टीम्स एक होती हैं। प्री ओपनिंग टीम जब होटल शुरू करना होता है ना, उसमें बड़ी स्नैग लिस्ट बनती है, बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, तो प्री ओपनिंग टीम स्पेशलाइज्ड होती है वो सारे प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। तो हमारी शायद दूसरी या तीसरी प्रॉपर्टी खुल रही थी। अब ट्रैवल एजेंसी ने कस्टमर्स की बुकिंग ले ली, थे वो फॉरेनर गेस्ट। तो हम लोग की होटल तैयार नहीं थी जी, उन्होंने पहले से बुकिंग ले ली। अब उन्होंने कहा हमने बुकिंग तो ले लिया आपके नाम पे, अब ट्रैवल एजेंसी जो आपके हमारे पहले होटल के लिए इंपॉर्टेंट थे वो, तो हमने मना भी नहीं कर सकते थे। तो हमने कहा ठीक है, अब किसी ना किसी तरह से करेंगे। तो वो आए, हमने कहा कि उन्हें सेकंड फ्लोर में ठहरा दीजिए, उसके टैंक में पानी है। उन्होंने कहा कि नहीं, फर्स्ट फ्लोर में ही ठहराएंगे, नहीं तो हम कस्टमर को वापस ले जाएंगे। हमने कहा अभी कस्टमर आए हैं ना, वापस ले जाएंगे बड़ा बुरा लगेगा, तो ठीक है फर्स्ट फ्लोर में ठहरा दीजिए। अब गेस्ट्स कहते हैं कि अभी हमें शावर भी लेना है सबको। अब पता चला कि एक टैंक जो सेकंड फ्लोर वाली उसमें पानी नहीं भरी हुई थी और फर्स्ट वाली में नहीं थी। तो अभी हम ऊपर चढ़े, मैं और अनुज भाई, हम दो जने ऊपर चढ़े। हमने कहा कि अभी पानी ट्रांसफर करेंगे, तो एक से पाइप निकाली, पानी ट्रांसफर कर रहे हैं। अब पीछे से एक बड़े $multi-billion फंड में किसी का न्यूयॉर्क से फोन आया और वो कहते कि आपकी इतनी $1 million का वैल्यूएशन, इतना $1 million का इन्वेस्टमेंट। तो मैं उस समय सोच रहा कि मतलब इधर मेरी सच्चाई है कि मतलब एक टैंक से दूसरे टैंक पानी लेकर के जाओ कि कस्टमर को पानी पहुंचाओ, और ये दूसरी तरफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हैं। तो ये तो एंटरप्रेन्योरशिप की सच्चाई है कि मतलब ये जो मिलियंस ऑफ डॉलर ये सब तो मतलब 1-2% समय होता है। 98% समय तो आपको मतलब यू हैव टू रोल अप योर स्लीव्स एंड डू द जॉब। और मुझे लगता है कि एक बार जब आपको उसमें मजा आने लग जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए बना हुआ है। तो सिर्फ हाईज के साथ अगर कोई अट्रैक्ट हो रहा है तो उसका पॉइंट नहीं है, वो सस्टेन नहीं करेगा। जो हाईज एंड लोज से भी उतना इन्वॉल्व है, करेक्ट, वो गिर के उठने में मजा आ रहा है, ये प्रॉब्लम को फेस करने में मजा आ रहा है, नेक्स्ट चैलेंज क्या है, दैट इज अ ट्रू एंटरप्रेन्योर। आपको अगर प्रॉब्लम से आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं तब बिल्कुल नहीं होना। अगर प्रॉब्लम से आप एक्साइट होते हैं कि अच्छा प्रॉब्लम आया तो मैं सॉल्व करूंगा, तो मुझे लगता है वो इंडिविजुअल की एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत जरूरत है। राइट, 2 लाइंस याद आ गई कि तजुर्बा इंसान को गलतियों से बचाता है, लेकिन तजुर्बा गलतियां करके ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई कि गलतियां करके ही तजुर्बा आता है। और मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप सीखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और मैं मानता हूं कि जो आप भी करें वो भी तो एंटरप्रेन्योरशिप है। तो जितने हम लोग हैं एज इंडिविजुअल्स जो आर एबल टू डू बेटर, वो धीरे धीरे पैटर्न समझने चालू कर देते हैं कि हमने इतनी गलतियां करी, हमें पता है कि कौन से पैटर्न्स काम करते हैं, हम उसको ज़्यादा करते हैं। तो वो पैटर्न डेवलपमेंट के लिए वो इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। ऐसे ट्यूशन फी कहा जाता है, सबको ट्यूशन फी देना पड़ता है। ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं है जिसको मैंने आज तक मिला हूं जो एंटरप्रेन्योरशिप में बिना ट्यूशन फी सक्सेसफुल हो गया, तो सबको देना पड़ता है। शार्क टैंक में आपके अलावा आपका और फेवरेट शार्क कौन? मुझे सभी पसंद है। फिर भी तो बहुत ही कठिन आप सवाल पूछ रहे हैं, सब तो दोस्त हैं, आप अभी किसी का नाम कहलवाओगे। नहीं, मुझे सबके साथ काम करने में मजा आता है, बट मैं आपको बताता हूँ सबकी कुछ मैं इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। तो अनुपम तो पूरे नॉलेज के मतलब ट्रेजर है कि आप अनुपम के साथ बैठें तो मतलब उनको हर इंडस्ट्री के बारे में, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन के बारे में पता है। हमने साथ में वो फिटनेस को भी लेकर के इंटरेस्ट, तो हमने 1-2 बार साथ में फिटनेस भी किया। तो मुझे लगता है अनुपम का नॉलेज बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर चलते हैं नमिता। आई थिंक नमिता इज़ अ पर्सन विद अ गोल्डन हार्ट। बहुत अच्छे इंडिविजुअल हैं, शी केयर्स अबाउट पीपल, सबके लिए बढ़िया खाना खिलाती हैं, जेन्युइनली अ गुड पर्सन। जो अच्छे लोग होते हैं ना, शी इज़ अ गुड पर्सन, तो मुझे नमिता बहुत पसंद है उसलिए। विनीता को तो हम बहुत समय से जानते हैं कि हमारे कई सारे कॉलीग्स जो हैं उनके साथ IIT मद्रास से पढ़े हुए हैं या तो मैकिन्जी में रहे हैं, कई सारी तरीकों से हम उन्हें जानते हैं पहले से। तो विनीता मुझे लगता है कि डेफिनेटली उनकी के लिए फिटनेस को लेकर के भी बड़ी फोकस्ड होती हैं। बट विनीता का कंज्यूमर ब्रांड की तरफ सोच मुझे बड़ा मतलब आई थिंक इट्स वेरी वेरी गुड, और उसके साथ साथ शार्प बहुत है, कमर्शियली बहुत उनका एक्यूमेन इनक्रेडिबल है। मुझे लगता है कि
जिसके साथ हैंग आउट करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो अमन है। तो अमन इज़ प्रॉपर फन, मतलब उनके साथ में समय बिताना बढ़िया लगता है। और हम लोग काफ़ी समय शार्क टैंक में बगल में बैठते थे, तो हमने साथ में डील्स भी करी और उनके आसपास में माहौल अच्छा बना रहता है। उसके बाद में अमित, आई थिंक अमित का एबिलिटी टू क्रिएट बिजनेस थिंकिंग की, मतलब जैसे कोई स्पेसिफिक चैलेंज को कैसे सॉल्व किया जाए, वो बहुत अच्छा। और अमित बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब ही इज़ अ ट्रू, मतलब यारों का यार, विच आई रियली लाइक अबाउट हिम। और किसके साथ हम राधिका के साथ थे। राधिका को तो वेलकम मैंने किया था, तो आई थिंक राधिका इज ऑफ कोर्स शी इज न्यूमरो वन ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर्स इन इंडिया। तो उनका कमर्शियल सैवीनेस इज ऑफ अनदर लेवल, और उनकी कहानी बहुत इंस्पिरेशनल है। मुझे लगता है कि इनक्रेडिबल कहानी है उनकी। जब भी मैं सुनता हूँ मुझे सुन करके बड़ा ताज्जुब और इंटरेस्ट आता है। तो इन्हीं लोगों के साथ मुझे लगता है कि दीपी को तो इतने समय से जानते हैं। दीपी तो जोमेटो में उनकी जब बिजनेस बन रही थी तो उनको तो देख के हम इंस्पायर होकर हमने अपना बिजनेस शुरू किया। उन्होंने फूडी बेस शुरू किया, फिर जोमेटो शुरू किया। तो उनकी तो कहानियां, मतलब गुड़गांव के गली गली में लोग बात करते थे, तो हम उनसे बहुत सीखा। और अभी तो दोस्ती बड़ी अच्छी है। तो दीपी आई थिंक उनका एबिलिटी टू थिंक अबाउट स्पेशली D2C बिजनेसेस, लार्ज स्केल इंटरनेट बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ऑफ कोर्स इज़ अ फ्रेंड टू। और कौन है शाक? रॉनी से भी बड़ी समय से दोस्ती है। मैंने इनफैक्ट रॉनी के साथ में एक वीडियो किया था बहुत साल पहले, TVF के लिए किया था मैंने ये, जहाँ पे रॉनी मुझे इंटरव्यू करे थे और मैं रॉनी को इंटरव्यू करा था। ये शायद रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट इंटरव्यू है जहाँ पे रॉनी ने मोस्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू हिंदी में किया है। तो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो सभी, मुझे लगता है सभी शार्क्स की अपनी एक्सेलेंस, एंड सब लोग एक यूनिक वैल्यू लेकर के आते हैं शार्क टैंक में, जो मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो बेनिफिशियल है ही है, पर एज अ शार्क भी मेरे लिए भी उनसे सुनना और समझना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता था। आप ऑफ कैमरा किस तरह की बातें होती हैं आप सबके बीच में? वहीं टैंक पे जब कैमराज नहीं है तो यू टॉक अबाउट वही सब, आप पिक्चर्स की बातें करते हो या हर तरीके की बातें करते हैं? आई थिंक पिक्चर्स की तो बात करते ही हैं, वो तो मतलब पार फॉर द कोर्स है। उसके बाद में आई थिंक हम अपने बिजनेसेस के बारे में बात करते हैं, फैमिलीज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इतना समय आप साथ में बिताते हैं ना। मतलब आप अगर 10-12 दिन, और कई सारे लोग तो मतलब शायद 20 दिन से भी ज़्यादा अगर शूट कर रहे होते हैं, तो उस पर आप नेचुरली जो है एक बॉन्डिंग बन जाती है। और आप सुबह से लेकर के रात तक साथ में रहते हैं। आप सुबह शुरू करते हैं शायद 8 बजे और रात को 9 बजे 10 बजे तक चलता है शूट्स, राइट? लाइक, और मतलब इट इज़ एग्जैक्टली जैसे टेलीविजन में होता है। यानी कि पहली बार हमें कंपनी में पता चलता है जब वो दरवाज़ा खुलता है, ओके, राइट? और एंटरप्रेन्योर्स पिक्चर से एंटर करते हैं, ओके। तो इट इज़ लिटरली कि यू हैव दैट, जो भी कुछ मिनटों का समय जिस पे आपको कंपनी पिच कर रही है, उसके बाद जो सवाल पूछना और उसके बाद आपको डिसीजन देना है। Okay. तो वो जो पीरियड होता है वैसे भी काफ़ी इंटेंस होता है, क्योंकि आप उससे पहले मिले होते हैं एक कंज्यूमर ब्रांड से, और एकदम बाद में आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मिल जाएगी, कंप्लीट स्विच। तो मुझे लगता है वो नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है कि आपका इंटेलेक्चुअल जॉगिंग बहुत अच्छी हो जाती है, और क्विक डिसीजंस लेने की, वेदर इट इज द राइट पर्सन और नॉट। करेक्ट। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने एटलीस्ट कोशिश करी, और सारे शार्क्स करते हैं, इस जो भी डिसीजन लें उसके पीछे थॉटफुल रीजन बताएं। तो वो थॉटफुल रीजन बनाने के लिए आपको अपना बेस्ट जजमेंट लेना पड़ेगा। और सब लोग कोशिश करते हैं डील की शुरुआत में कि वो डील करना चाहते हैं। एवरीबडी स्टार्ट्स विद एन इंटेंशन टू वांट टू डू अ डील, एंड देन दे हैव टू गेट टू एन आंसर आइदर वेज कि क्या वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो प्रोसेस इन इटसेल्फ इज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, पर उसके कारण से अच्छी रिलेशनशिप्स भी बन जाती है। And I think सारे शार्क्स एक बहुत अच्छा ब्लेंड बनाते हैं। Everyone has got their own qualities and it's a nice combo, जो हमें मजा भी आता है देख के एज अ व्यूअर। बट आप लोगों के साथ बात करें बहुत मजा आया। आई थिंक दिस हैज बीन सो मच फन, एंजॉयड अ लॉट। और ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं तो खैर आपको भी इतना सुन रही हूँ तो मुझे वैसे ही नहीं लग रहा था। हाँ, 2 दिन से आप कह रहे थे, आप सुन रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे। मतलब मैं तो अपने आप को सुनूं तो बोर हो जाऊंगा। आई एम सरप्राइज्ड कि आप 2 दिन सुन पाए। नहीं, मेरा पर्पस था सुनने का, आपको और अंडरस्टैंड करना,
बट मेरा पर्पस सॉल्व दूसरा हो रहा था, मेरे को लर्निंग बहुत मिल रही थी, तो It's मैंने कहा very ये तो nice of एक you. तीर से दो निशाने हो रहे हैं। वेरी नाइस ऑफ कि नॉलेज होना, एक्सपीरियंस होना एक चीज होती है, उसको कम्युनिकेट कर पाना, उसको लोगों को एडवाइस में टर्न कर पाना, वो बहुत बोल देना। मतलब दैट क्रिएट्स एन एज। तो आपके केस में यू आर एबल टू गिव दैट आउट आल्सो। इट्स नॉट कि यू आर जस्ट लिविंग सम नॉलेज, यू आर आल्सो एबल टू Share it एक्सप्रेस दैट in specific. और बहुत प्योरिटी के साथ, मतलब बहुत ऑनेस्टी झलक, जैसे कहते हैं ना, लॉट टू लर्न फ्रॉम यू, सीरियसली।